पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया कि करोड़ों रुपए कैश खर्च करके अपने सबसे अच्छे दोस्त और यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को टैटू बनवाने ले गया। बाएं हाथ पर रोडिया का टैटू, दाएं हाथ पर आर्लम यानी मैनिफेस्ट सेज ट्रू लॉ स्कूल के प्रतीक के रूप में 9 हेवंस मिस्टीरियस मैडन, और मेरी छाती पर पांगू ओपनिंग द हेवन का विशाल टैटू। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन बना था, जबकि दाएं पैर पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन का टैटू। इतना ही नहीं, मैंने 300 मिलियन युआन तक गिरवी रख दिए और उन पैसों से पहाड़ों की गहराई में मौजूद एक छोड़ा हुआ एयर रेड शेल्टर खरीद लिया। सब लोग मुझे बर्बाद करने वाला अमीर लड़का समझकर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिर्फ 20 दिनों बाद प्रलय आने वाली है। उस समय पूरी दुनिया के जानवर और पौधे भयानक रूप से म्यूटेट हो जाएंगे। आज जो पालतू जानवर शांत दिखते हैं, वे खून के प्यासे राक्षस बन जाएंगे। सड़क किनारे उगने वाले पौधे इंसानों को पीस डालने वाली मशीनों में बदल जाएंगे और इंसानियत एक झटके में फूड चेन के सबसे ऊपर से सबसे नीचे पहुंच जाएगी। उस समय केवल वही लोग जीवित रहने का मौका पाएंगे जिनके शरीर पर खास टैटू होंगे, क्योंकि सिर्फ वही असाधारण टोटम पावर जगा सकेंगे। उस लाल चांद के आने में अभी पूरे 20 दिन बाकी थे। मैंने बिना एक पल गंवाए अपने निजी वकील को फोन लगाया। लॉयर चोंग, मेरी 1 बिलियन युआन की सारी शेयर होल्डिंग बेच दो। रियल एस्टेट, लग्जरी कारें, सब कुछ इंटरनेशनल अंडरग्राउंड बैंक में गिरवी रख दो। मुझे सिर्फ कैश चाहिए, चाहे जंप टावर की कीमत से 30% कम ही क्यों ना मिले। 24 घंटे के अंदर मैं अपने अकाउंट में 300 मिलियन युआन कैश देखना चाहता हूं। फोन रखते ही मैंने 2 और नंबर मिलाए। आधे घंटे बाद मैं शू सिटी के सबसे गुप्त अंडरग्राउंड कोस्ट एक्स टैटू पार्लर में पहुंच चुका था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त शू शाओ और जेंग शो यूनिवर्सिटी की मशहूर कैंपस ब्यूटी जेंग शिनी मुझे देखकर पूरी तरह हैरान थे। ब्रोदरली, तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखकर सिर्फ हमें टैटू बनवाने लाए हो? शू शाओ चिल्लाया। जेंग शिनी ने भी ठंडी आवाज में पूछा, शिनली, आखिर तुम कर क्या रहे हो? अगर श्याओ युकू किंग से ब्रेकअप की वजह से दुखी हो तो खुद को इस तरह बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दोनों की तरफ देखा। मेरी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। अगर अभी भी मुझ पर भरोसा है तो आज मेरी बात मान लो। मेरे लगभग अनजान और गंभीर चेहरे को देखकर दोनों ने आखिर दांत भींचकर सिर हिला दिया। मैं टैटू स्टूडियो के अंदर बैठे उस बूढ़े मास्टर की तरफ मुड़ा, जिसके चेहरे पर मांस की मोटी परतें थीं। मैंने 1 मिलियन युआन वाला बैंक कार्ड उसके सामने पटका। मास्टर, एक बड़ा काम है। फिर मैंने शू शाओ की तरफ इशारा किया। इसके बाएं हाथ पर रोदिया और दाएं हाथ पर आर्लम मैनिफेस्ट सेज ट्रू लॉ बनाइए। उसके बाद मैंने जंग शिनी की ओर देखा। इसे पूरा 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन टैटू चाहिए। जेंग शिनी चौंक गई। उसकी ठंडी आंखों में जटिल भाव चमक उठे। शिनली, मैंने कब कहा कि तुम मेरे लिए ये सब करो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, इस जिंदगी में मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगा। जेंग शिनी की आंखें सिकुड़ गईं। उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मुझे पिछला जीवन याद था। उस जीवन में मुझे बचाने की कोशिश करते हुए वो एक म्यूटेटेड दैत्य के घोंसले तक घसीटी गई थी। जब मैं उसे ढूंढ पाया तब तक उसके चेहरे पर सिर्फ खून से सनी आधी मुस्कान बची थी। इस बार मैं उसे हर कीमत पर बचाऊंगा। बूढ़े मास्टर ने कार्ड उठाया और पूछा, ठीक है, तुम्हारा क्या? मैंने अपनी शर्ट उतार दी और अपना मजबूत शरीर दिखाते हुए एक एक शब्द में कहा, मेरी छाती पर पेंगू ओपनिंग द हेवन, पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन और पैर पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। बूढ़े के हाथ से टैटू मशीन गिर पड़ी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं। लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? पेंगू क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड पहले ही एक निषिद्ध भाग्य पैटर्न है, और ऊपर से 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन भी। वो कोई साधारण पौराणिक टोटेम नहीं है। वो एक अभिशप्त और अशुभ पैटर्न है जो सभी जीवित प्राणियों का विनाश करता है। मैं हंस पड़ा। 1 मिलियन कम है? मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। टैटू तुम खुद बनाओगे, बाकी लोग सिर्फ मदद करेंगे। 7 दिनों के अंदर सब पूरा होना चाहिए। बूढ़े का चेहरा बदल गया। 7 दिन? तुम सच में पागल हो? इतने बड़े क्षेत्र पर 7 दिन लगातार काम करना असंभव है। मैंने जेब से एक सूची निकालकर मेज पर फेंक दी। मिलिट्री फास्ट हीलिंग जेल, बायोमिमेटिक रिपेयर पैचेस, इंपोर्टेड पेन किलर्स, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स, सब तैयार है। तुम्हें सिर्फ लाइनें बनानी है। बाकी दर्द मैं खुद सहूंगा। बूढ़ा मुझे घूरता रहा। पूरे 30 सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार वह झुककर टैटू मशीन उठाने लगा। उसकी भारी आवाज गूंजी, ठीक है, पूरी जिंदगी टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम जैसा पागल कभी नहीं देखा। ये काम मैं लेता हूं।
3 दिन बाद जैंगू सिटी के बाहरी पहाड़ों की गहराई में मौजूद ब्लैकस्टोन नाम के छोड़े गए भूमिगत बेस में, जो ऊपर से कोल्ड वॉर के दौर का एयर रेड शेल्टर था और बाद में गंभीर अपराधियों की जेल में बदल दिया गया था, मैं खड़ा था। लेकिन मैं इसकी असली पहचान जानता था। यह पुराने युग का एक सील किया हुआ अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट था। इसकी मुख्य संरचना, एनर्जी वेल्स, वेंटिलेशन डक्ट्स और वाटर स्टोरेज सिस्टम अब भी पूरी तरह सुरक्षित थे। मैं कोई नई इमारत नहीं बना रहा था। मेरा लक्ष्य था इसे दोबारा चालू करना, मजबूत बनाना और इसमें आधुनिक फायर पावर सिस्टम जोड़ना। इन 3 दिनों में मैं सिर्फ एक बार ब्लैक मार्केट बेस आया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, संरचना की जांच की, एनर्जी वेल्स और वेंटिलेशन सिस्टम्स की पुष्टि की और बाकी सब वकीलों व निर्माण टीम पर छोड़ दिया। आखिर असली समय तो मेरे शरीर पर बने 4 फॉरबिडन टोटम्स ले रहे थे। रियल एस्टेट एजेंट ने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा, क्या आप सच में 30 मिलियन खर्च करके इस भगवान भूली जगह को खरीदना चाहते हैं? मैंने बिना जवाब दिए एक ही झटके में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। देश की सबसे बेहतरीन सुरक्षा निर्माण टीम से संपर्क करो। मैं 10 दिनों के अंदर इस जगह को ऐसी डूम्सडे फोर्ट्रेस बनाना चाहता हूं जिसमें एक मक्खी भी घुस ना सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड टाइटेनियम एलॉय फेंस, करोड़ों टन झेल सकने वाले एक्सप्लोजन प्रूफ गेट्स, टॉप टियर इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम और वो अंडरग्राउंड एनर्जी कोर, सब कुछ बहाल करो और दोबारा चालू करो। मैंने एक 100 मिलियन युआन कैश निकालकर मेज पर फेंक दी। 10 दिनों में जो भी करना पड़े करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं 3 गुना वेतन दूंगा। 24 घंटे लगातार शिफ्ट चलेगी। मेरे एक के बाद एक आदेशों ने पूरे जांगू के निर्माण उद्योग में हड़कंप मचा दिया। उसी समय मैं अंडरग्राउंड टैटू पार्लर में बिना शर्ट के बैठा था। घोस्ट मैंशन के सबसे गहरे हिस्से वाले निजी कमरे में धुंधली पीली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और वे दीवारें तरह तरह के अजीब, डरावने और रहस्यमय टोटम पैटर्न से भरी हुई थीं। हवा में डिसइंफेक्टेंट और टैटू इंक की मिली जुली गंध फैली हुई थी। मास्टर को खुद पूरे टैटू प्रोसेस की निगरानी कर रहे थे, जबकि बाकी 3 शागिर्द रंग मिलाने, लाइनें खींचने और खून साफ करने में लगे थे। मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन में पहली काली ड्रैगन की आउटलाइन पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसमें अभी जान नहीं आई थी। फिर भी उसे देखते ही एक अजीब और दबाव भरा एहसास होता था। शू शाओ मेरे पास बैठा था। उसके बाएं हाथ पर बना रोडिया लगभग पूरा हो चुका था और वह दर्द से दांत भींचे बैठा था। जेंग शिनी बगल वाले निजी कमरे में थी, जहां एक महिला टैटू आर्टिस्ट 9 हेवनस मिस्टीरियस मेडन के अंतिम विवरण पूरे कर रही थी। मेरा फोन हमेशा मेरे पास रखा रहता था। स्क्रीन पर लगातार वकीलों, एजेंटों, निर्माण टीमों और सप्लायर्स के संदेश आते रहते थे। मैं सुई के शरीर में ढसने का तीखा दर्द सहते हुए भी दूर से लगातार आदेश जारी कर रहा था। ब्लैकस्टोन बेस का निर्माण और टैटू दोनों साथ साथ चल रहे थे। इनमें से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने यूं ही फोन खोला तो एक न्यूज पुश सामने आ गया। जांग सिटी के अमीर परिवार के उत्तराधिकारी चिन ली ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और पहाड़ों की गहराई में जाकर एक छोड़ी हुई जेल खरीद ली। मैंने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और सीधे शहर के सबसे लोकप्रिय लाइव रूम में प्रवेश किया। स्क्रीन पर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और जियांग सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा शुरोई बैठा था। वह शहर के बीचों बीच बने एक आलीशान विला में रेड वाइन का ग्लास घुमाते हुए इतना हंस रहा था कि आगे झुक गया। हा, चिल्ली को आखिर क्या हो गया? कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शुरोई हंसते हुए बोला। यंग मास्टर शू, अच्छा हुआ मैंने बहुत पहले ही पहचान लिया था कि वो पागल है। मैंने समय रहते उससे रिश्ता तोड़ लिया और आपके पास आ गई। सुना है कि वो जेंग शीनी को भी साथ लेकर घूम रहा है। वो घमंडी लड़की अब पूरे गैंगस्टर स्टाइल में टैटू बनवा रही है। कितना मजाकिया है। कैमरा घूमा तो शाओ यूचिंग की कमर पर बना चमकदार लाल फूलों का टैटू दिखाई दिया, जो खून की तरह लाल और बेहद आकर्षक था। मैंने उसे देखते ही आंखें हल्की से कोट ली। पिछले जीवन में शाओ यूचिंग के पास ये रेड स्पाइडर लिली टैटू नहीं था। लगता है इस जीवन में शुरोई को खुश करने के लिए उसने काफी मेहनत की थी। शुरोई कैमरे की ओर देखकर उत्साह से चिल्लाया, कौन जानता है, शायद चिनली ने अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। सुना है कि उसने उस पहाड़ी गुफा में 100 मिलियन युआन से भी ज्यादा झोंक दिए हैं। बड़े बड़े सुपरमार्केट से सुअर का मांस, चावल और ढेर सारा सामान खरीद रहा है। क्या वो पूरी जिंदगी वहीं बिताने वाला है? उसके इतना कहते ही लाइव रूम की टिप्पणियां फट पड़ी। कमाल है, गरीबी सच में कल्पना को सीमित कर देती है। क्या अमीर लोगों का दिमाग हमेशा इतना आगे चलता है? जंग शिनी तो हमारी देवी है। वो सच में उसके साथ एयर रेड शेल्टर में रहने जा रही है? जांच पूरी हुई, शिनी जरूर पागल हो गई है। इसे सीधे मानसिक अस्पताल भेज दो। इंटरनेट पर लगातार हो रही हंसी और गालियों को देखकर शू शाओ गुस्से से कांपने लगा। ब्रोदरली,
वो हरामी शू रुई ऑनलाइन तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। मैं अभी जाकर उसका हिसाब करता हूं। मैंने शांत स्वर में कहा। उसे भूल जाओ। स्वीप फिर मेरी त्वचा में धंसी। मैंने स्क्रीन पर शू रुई का घमंडी चेहरा देखा और मेरी आंखें शांत बनी रहीं। अभी जितना ऊंचा उछलेगा, बाद में उतना ही बुरी तरह रोएगा। फिर मैंने शू शाओ से कहा, सप्लाई काफिले पर नजर बनाए रखो। हमारी डूम्सडे फोर्ट्रेस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पुनर्जन्म को पूरे 7 दिन हो चुके थे। इन 7 दिनों में मैं शायद ही कभी इस भूमिगत निजी कमरे से बाहर निकला था। मास्टर गू और उनके 3 शागिर्द बारी बारी से काम करते रहे। दिन में लाइनें खींचना, रात में रंग भरना और सुबह होने से पहले पैटर्न की मरम्मत करना। मैंने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड फास्ट हीलिंग जेल और बायोमिमेटिक रिपेयर पैचेस भी मंगवा लिए थे। हर बार जब किसी टोटेम का एक हिस्सा पूरा होता तो उस पर तुरंत विशेष हीलिंग जेल लगा दी जाती, वरना इतनी तेज गति से काम करने पर मेरी त्वचा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। 7वें दिन की देर रात गोस्ट मैंशन के सबसे गहरे निजी कमरे में टैटू मशीन की आवाज आखिरकार बंद हो गई। ट्रू लॉर्ड वाला टैटू 2 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। चांगशनी का 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन भी कल पूरा हो गया था। और अब आखिरकार मेरे शरीर पर मौजूद चारों फॉरबिडन टोटम्स पूरी तरह तैयार थे। छाती पर पैंगू ओपनिंग द हेवन, पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन और पैरों पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। मास्टर गू ने दस्ताने उतारते हुए मेरे शरीर पर बने पैटर्नों को देखा और लंबी सांस छोड़ी। यंग मास्टर चिन, मैंने पूरी जिंदगी टैटू बनाए हैं, लेकिन इतना बड़ा काम पहले कभी नहीं लिया। पैंगू ओपनिंग द हेवन, 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन और ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। पूरे जांग सिटी के टैटू समुदाय में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मुझसे ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली टैटू बनाए हैं। मैं टैटू चेयर से उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। चारों निषिद्ध टोटेम मेरे सीने, पीठ और पैरों को ढके हुए थे। हर रेखा तेज, प्राचीन और भारी महसूस हो रही थी। खासकर मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन। 9 काले ड्रैगन मेरी रीढ़ की दोनों तरफ लिपटे हुए थे। उनकी परत दर परत बनी ड्रैगन स्केल्स बेहद वास्तविक लग रही थी। 9 ड्रैगनों की पूंछें पीठ के बीच में मिलकर एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रही थीं। लाल जंजीरें उस काले ताबूत को कसकर बांधे हुए थीं। यह सिर्फ एक टैटू था, लेकिन फिर भी उसे एक अवर्णनीय दबाव निकल रहा था। मास्टर गू उसे देखकर अनायास ही निकल गया। सच कहूं तो अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे लगता कि यह चीज रात में खुद चलने लगेगी। मैंने कपड़े पहन लिए और शरीर पर बने टोटेम छिपा दिए। अभी वे सिर्फ टैटू थे। जब रेड मून उतरेगा तभी वे सच में जागेंगे। मास्टर गू चौंक गया। रेड मून? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन उठाकर समय देखा। रेड मून आने में अभी पूरे 12 दिन बाकी थे। चलो, मैंने कहा, ब्लैकस्टोन बेस चलकर अपनी ड्यूम्सडे फोर्ट्रेस की जांच करते हैं। 2 घंटे बाद हम जियांग सिटी के बाहरी पहाड़ों की गहराई में पहुंचे। ब्लैकस्टोन नाम का भूमिगत बेस शुरुआती नवीनीकरण पूरा कर चुका था। वेंटिलेशन सिस्टम, मुख्य ऊर्जा कोर और पूरा इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम दोबारा चालू हो चुका था। अगले 12 दिनों तक मैंने लगभग आराम नहीं किया। दिन में मैं ब्लैकस्टोन बेस के अंतिम निर्माण कार्यों की व्यक्तिगत निगरानी करता और रात में रिबर्थ ओरिजिन की शक्ति से अपने शरीर पर बने 4 फोर्बिडन टोटम्स के प्रतीकहात को दबाता। एक के बाद एक ट्रक भरकर संसाधन और सामान बेस तक पहुंचाए जा रहे थे। चावल, आटा, ठंडा रखा गया मांस, डिब्बाबंद भोजन, पीने का पानी, दवाइयां, डीजल, भारी ऑफ रोड वाहन, बैकअप जनरेटर, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स, जो भी सर्वाइवल के लिए खरीदा जा सकता था, मैं सब कुछ खरीद रहा था। बाहर की दुनिया के हर इंसान को लगता था कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि सभ्य दुनिया के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। रेड मून आने से 1 दिन पहले आखिरी खेप का सामान भी ब्लैकस्टोन बेस पहुंच चुका था। गोदाम के अंदर चावल, आटा, पीने का पानी, डिब्बाबंद खाना, ठंडा रखा गया मांस, दवाइयां, डीजल, बैकअप जनरेटर, सैन्य उपकरण और सुरक्षा सूट पहाड़ों की तरह जमा थे। भूमिगत गोदाम की 3 मंजिलें लगभग पूरी तरह भर चुकी थीं। शू शाओ गोदाम के प्रवेश द्वार पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। ब्रदर ली, क्या तुम अगला जन्म भी यहीं बिताने वाले हो? चांगशिनी भी चुपचाप सामने का दृश्य देख रही थी। उसे पहले से पता था कि मैंने बड़ी मात्रा में सामान जमा किया है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से इस विशाल भूमिगत गोदाम को सर्वाइवल संसाधनों से ठसाठस भरा देखा तो वह भी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। चिन्नली, आखिर तुम किस चीज से बचाव की तैयारी कर रहे हो? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे गोदाम के बीचों बीच पहुंचा और अपना दायां हाथ उठाया। अगले ही पल सिर्फ एक विचार के साथ हमारी आंखों के सामने मौजूद 3 मंजिला ऊंचाई तक भरे हुए हजारों टन सामान
पल भर में गायब हो गए। जो भूमिगत गोदाम अभी कुछ सेकंड पहले लगभग पूरा भरा हुआ था, वह एक झटके में खाली हो गया। जमीन पर सिर्फ भारी सामान के निशान बचे थे और हवा में डीजल व अनाज की हल्की गंध तैर रही थी। शू शाओ वहीं पत्थर की तरह जम गया। उसने पहले पलकें झपकाई, फिर अपनी आंखें रगड़ी। उसके बाद वह पागलों की तरह गोदाम के बीच भागा और खाली जगहों के 3 चक्कर लगाए। फिर अचानक मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। ब्रदर ली, सामान कहां गया? पूरा गोदाम कहां गया? मैंने बस एक बार आंख झपकी और हजारों टन सामान गायब हो गया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जादू कर रहे हो क्या? चेंग शीनी की प्रतिक्रिया शू शाओ जितनी नाटकीय नहीं थी, लेकिन उसकी हमेशा शांत और साफ नजरों में भी अब स्थिरता नहीं बची थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे दाएं हाथ को खूरने लगी। ब्रदर ली, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? मैं कुछ पल चुप रहा। अब उनसे कुछ छिपाने का कोई मतलब नहीं था। रेड मून उतरने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्हें सच जानना ही होगा। मैंने धीरे धीरे कहा, यह हाफ लाइफ स्पेस है। मेरे अंदर हुए कुछ खास बदलावों से जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म वाली बात मैंने अब भी नहीं बताई। ऐसा नहीं था कि मैं उन पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सच बता देने से सिर्फ उनका मानसिक बोझ पड़ता। मैंने आगे कहा, तुम्हें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि इस स्पेस में बड़ी मात्रा में सामान रखा जा सकता है और इसके अंदर समय लगभग रुक जाता है। खाना खराब नहीं होगा, दवाइयों का असर खत्म नहीं होगा, हथियार और क्रिस्टल कोर्स भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। शूशाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो इसीलिए तुमने इतना सामान जमा किया था, गोदाम में रखने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ ले जाने के लिए? उसने घबराकर पूछा, आखिर कल रात क्या होने वाला है जिसे तुम हमसे छिपा रहे हो? मैंने गहरी सांस ली। कल आधी रात को रेड मून आएगा। आसमान में मौजूद चांद खून जैसा लाल हो जाएगा। उसी क्षण धरती के नीचे से काला धुंध निकलेगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सभी जानवर और पौधे बेकाबू म्यूटेशन से गुजरेंगे। बिल्लियां और कुत्ते इंसान खाने वाले राक्षस बन जाएंगे। पौधे जीवित इंसानों को निगलना शुरू कर देंगे। कुछ ही घंटों में शहरों की व्यवस्था टूट जाएगी और एक ही रात में मानव सभ्यता ढह जाएगी। पूरा गोदाम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। शू शाओ के होंठ हिले, लेकिन इस बार उसने मजाक नहीं किया। उसकी सामान्य समझ पहले ही हजारों टन सामान को गायब होते देख टूट चुकी थी। जेंग शिनी ने भी बहस नहीं की। वह सिर्फ मुझे घूरती रही। सबूत? उसने शांत आवाज में पूछा। मैंने कहा, जो तुमने अभी देखा वो सिर्फ कई सबूतों में से एक है और तुम्हारे शरीर पर बने टैटू भी उनमें शामिल हैं। चेंग शिनी अचानक कुछ समझ गई। मैंने आगे कहा, रेड मून की ऊर्जा इंसानों के शरीर पर बने टैटू को सक्रिय कर देगी और उन्हें असली टोटेम धर्म में बदल देगी। साधारण टैटू सिर्फ शरीर को मजबूत करेंगे। बीस्ट पैटर्न वाले टैटू बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता देंगे। मिथोलॉजिकल टोटेम्स असली धर्म फॉर्म जगा सकते हैं। जितना पुराना और पूर्ण टोटेम होगा, जितनी ज्यादा किस्मत और शक्ति वह अपने भीतर लेकर चलेगा, जागने के बाद उतना ही ज्यादा भयानक होगा। शू शाओ ने अपने हाथ की तरफ देखा। तो तुमने मुझे नेजा और एयरलांग शेन का टैटू इसलिए बनवाया ताकि मैं जिंदा रह सकूं? मैंने सिर हिलाया। नेजा और एयरलांग शेन दोनों टॉप टियर माइथोलॉजिकल टोटम्स हैं। अगर तुम रेड मून अवेकनिंग को झेल गए तो ज्यादातर अवेकनर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। फिर मैंने जेंग शिनी की तरफ देखा। और तुम्हारा 9 हेवंस मिस्टीरियस मैडन हमला, रक्षा, शुद्धिकरण और बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन को एक साथ जोड़ने वाला बेहद उच्च स्तर का टोटेम है। प्रलय में जहरीले प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण और साइकिक बीस्ट्स लगातार बढ़ेंगे। तुम्हारा टोटेम बेहद महत्वपूर्ण होगा। चंग शिनी की आंखों में झटका धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह तनाव ने ले ली। तो तुमने अपनी सारी संपत्ति बेची, ब्लैकस्टोन बेस खरीदा, इतना सामान जमा किया और हमें टैटू बनवाने ले गए। इनमें से कोई भी फैसला अचानक नहीं था। तुम्हें पहले से पता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने कुछ नहीं कहा। शू शाओ का चेहरा अचानक बदल गया। नहीं ब्रदर ली, मेरे माता पिता का क्या? वे अभी भी शहर के दक्षिणी हिस्से में कार रिपेयर शॉप चला रहे हैं। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को उन्हें लेने भेज दिया है। क्या? मैंने उसे काफिले द्वारा भेजी गई रियल टाइम तस्वीरें दिखाई। शहर के दक्षिणी हिस्से की पुरानी गली के बाहर एक काली एक्सप्लोजन प्रूफ वैन खड़ी थी। उसके दरवाजे खुले और काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने 2 बॉडीगार्ड एक मध्यम आयु के दंपति को अंदर बैठाने में मदद कर रहे थे। आदमी ज्यादा लंबा नहीं था। उसकी त्वचा सांवली थी और उसके हाथों पर वर्षों से कारों की मरम्मत करते करते जमी हुई ग्रीस के निशान थे। शू शाओ ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैंने धीरे से कहा, ब्लैकस्टोन बेस में मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स पर्सनल की जरूरत का बहाना बनाकर मैंने पहले ही अंकल और आंटी से संपर्क कर लिया था।
उन्हें एंड टाइम्स के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें बस लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए उन्हें अच्छी तनख्वाह पर काम पर रख रहा हूं। 20 मिनट बाद काफिला बेस पहुंच गया। शू शाओ के होंठ हिले, लेकिन वह लंबे समय तक कुछ बोल नहीं पाया। पिछले जीवन में रेड मून गिरने के बाद वह अपने माता पिता को बचाने के लिए पागलों की तरह शहर के दक्षिणी हिस्से में वापस भागा था, लेकिन तब तक वहां म्यूटेटेड चूहों का सैलाब आ चुका था। आखिर में उसे सिर्फ अपने पिता की टूटी हुई रिंच और अपनी मां का वह पुराना एप्रन मिला था, जिसे वह कभी फेंकना नहीं चाहती थी। उसके बाद वह पागल हो गया था, लगातार लड़ता रहा, अनगिनत राक्षसों को मारता रहा और अंत में बीस्ट टाइड में मर गया। लेकिन इस जीवन में मैं उन्हें फिर कभी उस दर्द से गुजरने नहीं दूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, इस बार अंकल और आंटी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। शू शाओ ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। ब्रदर ली, धन्यवाद। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। चांगशिनी कुछ देर तक चुप रही। सामने का दृश्य देखते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, मेरे पिताजी का क्या? मैंने शांत स्वर में कहा, एकेडमिकियन जेंग अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। तुम जानती हो, तुम्हारे पिता जियान चेन युआन लैंगोर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एकेडमिकियन हैं। आधा महीना पहले ही उन्हें सेना क्योटो के भूमिगत बेस में ले गई थी, जहां वे एक टॉप लेवल कोर एनर्जी प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं। इस समय वह जगह पूरे ड्रैगन किंगडम की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। फिर मैं कुछ पल रुका। जहां तक तुम्हारी मां की बात है, जंगशिनी की मां का देहांत बहुत पहले हो चुका था। ये उसके दिल का सबसे गहरा घाव था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस हल्के से सिर हिलाया। मैं समझ गई। मैंने दोनों की तरफ देखा और मेरी आवाज गंभीर हो गई। अब से ब्लैकस्टोन बेस पूरी तरह सील रहेगा। कोई भी बेस से बाहर नहीं जाएगा। शू शाओ ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। जेंग शीनी ने भी धीरे से अपनी पीठ पर बने 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन टैटू को छुआ। मैंने बेस के बाहर फैली रात की ओर देखा। सब कुछ तैयार था, बस आखिरी क्षण का इंतजार बाकी था। अगली सुबह ब्लैकस्टोन बेस के भूमिगत रहने वाले क्षेत्र में शू शाओ के माता पिता को सबसे सुरक्षित रहने वाले केबिन में रखा जा चुका था। चू यंग ने अपनी जवानी में सेना में सेवा की थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन ब्लैकस्टोन बेस की सुरक्षा व्यवस्था देखकर सबसे पहले उसी को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस शू शाओ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्रेसिडेंट चिनली के साथ अच्छे से काम करना। शू शाओ की मां पूरे समय रसोई में व्यस्त रहीं। उन्होंने जिद करके हम सबके लिए एक बड़ी कड़ाही भरकर गर्मा गर्म पकौड़ियां बनाई। शू शाओ की आंखें खाते खाते लाल हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। प्रलय आने से पहले घर का बना गर्म खाना खाना बहुत जल्द दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना बनने वाला था। पिछली रात मैं आखिरी खेप का सामान भी हाफ लाइफ स्पेस में रख चुका था। ब्लैकस्टोन बेस का आखिरी 10 टन वजनी टाइटेनियम अलॉय गेट भी सुबह तड़के पूरी तरह बंद कर दिया गया था। पूरा भूमिगत किला रोशनी से जगमगा रहा था। वर्षों से बंद पड़ा अंडरग्राउंड एनर्जी कोर अब पूरी क्षमता से चल रहा था। निगरानी स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का 360 डिग्री दृश्य बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के दिखाई दे रहा था। शू शाओ पास में बैठा पकौड़ियों का कटोरा पकड़े निगरानी स्क्रीन देख रहा था। जेंग शीनी विशाल स्क्रीन के सामने खड़ी बाहरी रक्षा प्रणाली की जांच कर रही थी। उसके शरीर पर बना 9 हेवनस मिस्टीरियस मेडन टैटू पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसका ठंडा और शांत स्वभाव अब किसी अदृश्य धार जैसी तीक्ष्णता लिए हुए था। तभी मेरे फोन पर लोकल ट्रेंडिंग लिस्ट का नोटिफिकेशन आया। शूरोई ने फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। स्क्रीन पर शूरोई अब भी शहर के बीचों बीच बने अपने आलीशान विला में था। क्रिस्टल झूमरों के नीचे भव्य पार्टी चल रही थी। शैंपेन के टॉवर, संगीत, खूबसूरत लड़कियां और अमीर घरानों के युवा पूरी लाइव स्ट्रीम को चमकदार और दिखावटी बना रहे थे। मैंने समय देखा। रेड मून आने में अब 1 घंटे से भी कम समय बचा था। शूरोई कैमरे की तरफ देखकर बिना किसी झिझक के हंस रहा था। दोस्तों, वो पागल चिन्हली कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शायद अभी भी किसी पहाड़ी एयर रेड शेल्टर में छिपा बैठा है। सारी संपत्ति बेच दी, चावल खरीदे, सुअर का मांस खरीदा, यहां तक कि जेंग शीनी को भी टैटू बनवाने ले गया। क्या उसे सच में लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है? हा हा हा। शाओ यूचिंग उसके सीने से लगकर हंस रही थी। यंग मास्टर शू, ऐसा मत कहिए। मैं तो सच में देखना चाहती हूं कि कल चिन्हली का क्या हाल होगा। शुरोई ने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास घुमाया और भी जोर से हंसने लगा। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो कल मैं लोगों को लेकर पहाड़ों में जाऊंगा, चिन्हली के टूटे फूटे एयर रेड शेल्टर को तोड़ दूंगा और उसे खुद मानसिक अस्पताल पहुंचाऊंगा। लाइव स्ट्रीम में हंसी,
ताने और गालियां एक पागल भीड़ की तरह उमड़ रही थी। लेकिन ब्लैकस्टोन बेस के अंदर सिर्फ एनर्जी कोर की गहरी गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी कलाई उठाकर समय देखा। 23:59:50। रेड मून आने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। बाहर की दुनिया अब भी जश्न मना रही थी, जबकि ब्लैकस्टोन बेस के अंदर सिर्फ एनर्जी कोर की गूंज गूंज रही थी। 10 सेकंड बाद मैंने धीरे से अपना कांटा नीचे रखा। काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। तभी एक भारी गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी, जैसे किसी प्राचीन युग की आवाज अचानक लौट आई हो। पूरी ब्लू स्टार जोर से कांप उठी। लाइव स्ट्रीम में अभी कुछ सेकंड पहले तक घमंड से हंस रहा शू रुई अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसके विला की विशाल कांच की खिड़की के बाहर आसमान में चमकता हुआ चांद उसी क्षण खून जैसा लाल हो गया था। वह ऐसा लग रहा था जैसे खून टपकती हुई कोई विशाल आंख धरती की ओर घूर रही हो। अगले ही पल जमीन के नीचे से गाढ़ा काला धुंध फूट पड़ा और देखते ही देखते पूरे जियांग सिटी को निगल गया। ये क्या है? चांद इतना लाल क्यों हो गया? शुरुई डर से चीख उठा। उसके हाथ से रेड वाइन का ग्लास गिरकर फर्श पर टूट गया। तभी अचानक लाइव स्ट्रीम में श्याओ यूचिंग की गोद में बैठा वह शुद्ध नस्ल का टेडी डॉग भयानक गर्जना करने लगा। लाखों दर्शकों की आंखों के सामने उसका शरीर को पारे की तरह फूलने लगा। उसकी हड्डियों से नुकीले कांटे निकल आए। उसकी आंखें बैंगनी और खून से भरी हो गईं। उसका मुंह फैल गया और उसमें उस तरह जैसी तेज दांत उग आए। म्यूटेटेड टेडी अचानक श्याओ यूचिंग पर झपटा। उसके नुकीले पंजों ने उसके कंधे को चीर डाला और उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। कैमरा बुरी तरह हिल गया। श्याओ यूचिंग की चीख पूरे लाइव स्ट्रीम में गूंज उठी। शूरुई, मुझे बचाओ! उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने बेतहाशा अपना हाथ शूरुई की तरफ बढ़ाया, लेकिन शूरुई खुद डर के मारे पागल हो चुका था। दूर हटो, मेरे पास मत आना! वह पीछे हटता गया। उसने श्याओ यूचिंग के बड़े हुए हाथ को भी लात मारकर दूर कर दिया और घबराकर दूसरी मंजिल की ओर भागने लगा। श्याओ यूचिंग जमीन पर गिर गई। उसके कंधे से खून बह रहा था और पूरा शरीर कांप रहा था। शूरोई, मेरी मदद करो! लेकिन उसे सिर्फ शूरोई की भागती हुई पीठ दिखाई दी। म्यूटेटेड टेडी गुर्राता हुआ फिर उसकी ओर बढ़ा। उसकी खून से भरी आंखें सीधे श्याओ यूचिंग पर टिकी हुई थीं। लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां पागलों की तरह दौड़ रही थीं। उसे बचाओ! शूरुई अकेला भाग गया। अभी तक तो कह रहा था कि उससे प्यार करता है, अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया। सब खत्म हो गया। वो मरने वाली है। श्याओ यूचिंग की आंखों में बची हुई उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी जगह गहरी नफरत और कड़वाहट ने ले ली। और ठीक उसी समय जब वह राक्षसी टेडी उस पर झपटने वाला था, उसकी कमर पर बना रेड स्पाइडर लिली टैटू अचानक खून जैसे लाल प्रकाश से चमक उठा। उसके पैरों के नीचे लाल स्पाइडर लिली की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलने लगी। हवा में एक ठंडी लेकिन अजीब तरह से मीठी फूलों की खुशबू फैल गई। म्यूटेटेड टेडी अचानक वहीं रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बेहद खतरनाक चीज की गंध मिल गई हो। उसकी लाल आंखों में डर की एक झलक उभर आई। श्याओ यूचिंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी पुतलियों की गहराई में खून जैसे लाल फूलों का अथाह समुद्र खिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस खूबसूरती के भीतर एक ऐसी ठंडक छिपी थी जो रूह तक जमा दे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? उस समय शुरुई सीढ़ियों की तरफ भाग चुका था। उसकी पूरी देह अचानक अकड़ गई। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। श्याओ यूचिंग के पैरों के नीचे रेड स्पाइडर लिली के फूल चुपचाप खिल रहे थे। वे लाल पंखुड़ियां मानो जीवित प्राणियों की तरह हिल रही थीं और धीरे धीरे म्यूटेटेड टेडी के हाथ पैरों से लिपटती जा रही थीं। कुछ ही पल पहले तक जो राक्षस बेहद खूंखार था, अब वह किसी डरावने सपने की तरह जमीन पर कांप रहा था। श्याओ यूचिंग दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कंधे का घाव लाल पैटर्नों से ढक गया था। उसके पीले चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। उसी क्षण पूरा लाइव स्ट्रीम रूम फट पड़ा। वो जाग गई। उसकी शक्ति सक्रिय हो गई। ये कैसी अलौकिक क्षमता है! बहुत डरावना है। लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन काली हो गई। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। मैं अपने फोन की काली स्क्रीन को देखता रहा। मेरे होठों पर हल्की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आई। रेड स्पाइडर लिली, जिसे येलो स्प्रिंग्स का फूल कहा जाता है, उसके लिए सच में बहुत उपयुक्त थी। इस जीवन में श्याओ यूचिंग ने अपने लिए एक बेहद सही रास्ता चुना था। इस बीच पूरा जियांग सिटी अराजकता में डूब चुका था। शू शाओ निगरानी स्क्रीन पर शहर का दृश्य देख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। बाहर मत देखो, अपना दिमाग स्थिर रखो, मैंने अचानक मुड़कर धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, क्योंकि इसी क्षण 100 मीटर मोटी चट्टानों और जमीन को पार करती हुई रेड मून की ऊर्जा हमारे ऊपर उतर चुकी थी। शू शाओ और जेंग शिनी दोनों दर्द भरी कराह निकाल बैठे।
रेड मून की ऊर्जा उबलते लावे की तरह उनके शरीरों में घुस रही थी। शू शाओ के बाएं हाथ पर बना नेजा, ग्रेट गॉड ऑफ द थ्री ऑल्टर्स का टैटू भयंकर अग्नि में बदल गया। उसके दाएं हाथ पर मौजूद अर्लंगशन मैनिफेस्ट सेज ट्रू लॉर्ड का तीसरा नेत्र मानो खुल गया हो। सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। जांगशनी के 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन टोटम ने अनगिनत दिव्य छवियां धारण कर ली और उसे धीरे धीरे हवा में उठा लिया। उसकी पहले की ठंडी और दूर रहने वाली आभा अब पवित्र और अछूती लगने लगी। वे दोनों जाग चुके थे, लेकिन जो रेड मून ऊर्जा में सहरा था वह उनकी तुलना में 10 या 100 गुना अधिक भयानक थी। थम, मैंने अपने शरीर पर मौजूद जैकेट को एक झटके में फाड़ दिया। मेरी छाती पर बना पंगु टोटम अचानक गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। एक प्राचीन और वीरान युग की भावना पूरे वातावरण में फैल गई। ऐसा लगा मानो कोई ऐसी परम शक्ति जाग उठी हो जो अनंत काल को भी कुचल सकती है। मेरे केंद्र में एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। उसी समय मेरी पीठ में किसी चीज के फटने जैसी तीखी पीड़ा दौड़ गई। अगले ही पल एयर रेड शेल्टर की गहराइयों में एक साथ 9 गूंजती हुई ड्रैगन गर्जनाएं फूट पड़ी। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन टोटम रेड मून की ऊर्जा से पूरी तरह जाग चुका था। मेरे पीछे धीरे धीरे 9 विशाल काले ड्रैगन की परछाइयां उभरने लगीं। उनकी विशाल स्केल्स ठंडी चमक बिखेर रही थी। उनकी लाल आंखें एक साथ खुल गईं। वे अपने पीछे एक प्राचीन काला ताबूत खींच रहे थे जो हवा में तैर रहा था। ताबूत पर लिपटी लाल जंजीरें कसकर तनी हुई थीं। एक पल में ऐसा निषिद्ध दबाव पूरे भूमिगत किले में फैल गया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। शू शाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कई कदम पीछे हट गया। जेंगशनी के पीछे उभर रही 9 हेवंस मिस्टीरियस मैडन की दिव्य छाया भी हल्के से कांप उठी, जैसे उसे सहज रूप से खतरे का एहसास हो गया हो। उसी समय ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की शक्ति भी जाग उठी। एक सुनहरी आकृति आकाश तक उठती हुई दिखाई दी। युद्ध की असीम शक्ति और ऐसा स्वर्णिम शरीर जो किसी भी तकनीक से नष्ट नहीं हो सकता था। इस क्षण मेरे चारों सर्वोच्च टोटम्स एक साथ सक्रिय हो गए थे, लेकिन मैंने तुरंत उन्हें एक दूसरे से टकराने से रोक दिया। ये चारों शक्तियां अभी बहुत अधिक ताकतवर थीं। मैं बिना कीमत चुकाए एक साथ सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पैंगो मेरी मुख्य शक्ति थी। 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन दमन की शक्ति थी। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन युद्ध का प्रतीक था। हर बार मैं इनमें से केवल एक शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर सकता था। तभी एयर रेड शेल्टर के बाहर लगे टाइटेनियम अलॉय गेट पर भयंकर टक्कर की आवाज गूंजी। निगरानी स्क्रीन पर पहाड़ों के भीतर मौजूद म्यूटेटेड जंगली सुअर और दूसरे म्यूटेंट जानवर पागलों की तरह दरवाजे पर हमला कर रहे थे। वे जीवित इंसानों की गंध सूंघ चुके थे। ब्रदर ली, पहाड़ों के म्यूटेटेड जानवर यहां पहुंच गए हैं। शू शाओ ने एरलांग शेन की शक्ति से बनी 3 नोक वाली दिव्य भाला कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में युद्ध की आग जल रही थी। मैंने अपनी गर्दन घुमाई। मेरी हड्डियों से गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा शरीर गर्म कर लेते हैं। देखते हैं ये तथाकथित प्रलय के जानवर हमारे लिए खाने के साथ परोसे जाने वाले स्नैक्स बनने के लायक भी हैं या नहीं। एयर रेड शेल्टर के बाहर काला धुंध फैला हुआ था। दर्जनों म्यूटेटेड जानवर टाइटेनियम अलॉय की दीवारों से टकरा रहे थे। सबसे आगे एक 3 मीटर लंबा म्यूटेटेड जंगली सुअर था, जिसके पूरे शरीर पर काली स्केल्स उगी हुई थीं। हर टक्कर से जमीन कांप रही थी। एयर रेड शेल्टर का साइड गेट धीरे धीरे खुला। मैं बिना शर्ट पहने लंबे कदमों से बाहर निकला। मेरे पीछे शू शाओ और जेंगशनी थे। जैसे ही म्यूटेटेड जानवरों ने ताजा खून और मांस की गंध महसूस की, वे सब एक साथ रुक गए। फिर उनकी लाल आंखें हमारी तरफ मुड़ गईं। म्यूटेटेड वाइल्ड बियर किंग ने जोरदार गर्जना की। उसके चारों पैर बिजली की तरह दौड़े और वह भारी टैंक की तरह मेरी तरफ टूट पड़ा। ब्रदर ली, सावधान, ये लेवल 1 पीक बीस्ट किंग है। शू शाओ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने ठंडे स्वर में सिर्फ 2 शब्द कहे, वहीं रुको। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, न बचा न पीछे हटा। ठीक उसी क्षण जब उसके भाले जैसे दांत मेरी छाती को भेदने वाले थे, मैंने हरकत की। कोई शानदार तकनीक नहीं, कोई जटिल चाल नहीं। मैंने सिर्फ अपना दायां हाथ उठाया और मुट्ठी बांध ली। मेरी छाती में पंगु टोटम चमक उठा। गहरे सुनहरे प्रकाश में एक धुंधली प्राचीन दैत्याकार आकृति मेरी मुट्ठी पर आकर जमा हो गई। मैंने एक मुक्का मारा। थम! भयानक शक्ति ने हवा को चरम सीमा तक दबा दिया। एक तेज सोनिक बूम फूटा। मेरी मुट्ठी सीधे वाइल्ड बोर किंग की खोपड़ी पर पड़ी। एक भारी धमाका हुआ। भीतर तक घुस जाने वाली शक्ति ने उसकी खोपड़ी चीर दी और उसके शरीर की सारी जीवन शक्ति को एक ही झटके में नष्ट कर दिया।
कई टन वजनी वह बीस्ट किंग चीखने का मौका भी नहीं पा सका। उसका विशाल शरीर मेरे पैरों के सामने कीचड़ की तरह ढह गया। एक ही मुक्के में लेवल 1 पीक बीस्ट किंग का अंत हो गया। उसी समय मेरी पीठ के पीछे फिर 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं गूंज उठी। 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन का दिव्य रूप मेरे पीछे प्रकट हो गया। 9 काले ड्रैगनों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं और वे उस प्राचीन काले ताबूत को खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे। 9 ड्रैगन्स, इन्हें दबा दो। मेरी आवाज गूंजते ही धमाकेदार कंपन फैल गया। मेरे पीछे मौजूद काले ताबूत की छाया हल्के से कांपी। ऐसा लगा जैसे किसी अथाह खाई की गहराई से कोई निषिद्ध शक्ति जाग उठी हो। अगले ही पल पूरा जंगल उस भयानक दबाव से ढक गया। उन निम्न स्तरीय म्यूटेटेड जानवरों को विरोध करने का मौका तक नहीं मिला। वे सीधे जमीन पर दबा दिए गए। उनकी हड्डियों से लगातार चटकने की आवाजें आने लगीं, क्योंकि उनके शरीर उस दबाव का भार सह नहीं पा रहे थे। सिर्फ 10 सेकंड के भीतर हजारों म्यूटेटेड जानवर पूरी तरह खत्म हो गए। शू शाओ अवाक रह गया। ब्रोदर ली, ये तो हद से ज्यादा है। चेंग शिनी भी मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी आंखों में भी गहरा झटका साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे मरे हुए म्यूटेटेड वाइल्ड बेयर किंग के पास गया और उसका सिर चीर दिया। उसके भीतर से अंगूठे जितना बड़ा, हल्की लाल चमक छोड़ता हुआ एक क्रिस्टल कोर निकला। मैंने उसे अपनी हथेली में उठा लिया। यही तो प्रलय की सबसे महत्वपूर्ण हार्ड करेंसी थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। प्रलय का पहला खजाना आखिर हाथ लग ही गया। मैंने क्रिस्टल कोर को हाफ लाइफ स्पेस में रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल कोर अंदर गया, मैंने साफ महसूस किया कि हाफ लाइफ स्पेस हल्का सा कांपा। उसका विस्तार बहुत मामूली था, लेकिन वह वास्तव में थोड़ा बड़ा हो गया था। पिछले जीवन में इंसानों ने जल्दी ही पता लगा लिया था कि क्रिस्टल कोर न सिर्फ अवेकनर्स की ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि स्पेस टोटम्स, मैजिक चेस्ट्स, हथियारों, उपकरणों और कई विशेष कार्यों को सक्रिय करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बाद के प्रलय काल में तो उन्होंने सोने और मुद्रा की जगह ले ली थी और दुनिया की एकमात्र सार्वभौमिक व्यापारिक मुद्रा बन गए थे। मैंने शू शाओ की तरफ देखा। इन सभी जानवरों के क्रिस्टल कोर निकालो और मांस भी बर्बाद मत करना। शुद्ध करने के बाद उसे स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। शू शाओ तुरंत उत्साहित हो गया। तभी पहाड़ी रास्ते की दिशा से अचानक अफरा तफरी और मदद के लिए चीखने की आवाजें आने लगी। बचाओ, हमें बचाओ! मैंने नजर उठाई। लगभग दर्जन भर लोग बुरी हालत में भागते हुए एयर रेड शेल्टर की तरफ आ रहे थे। उनके पीछे चीते जितनी बड़ी कई म्यूटेटेड ब्लड ब्लेड मैंटाइज उनका पीछा कर रही थी। मैंने आंखें सिकोड़ ली। सबसे आगे भाग रहा आदमी मुझे तुरंत पहचान में आ गया। वह लियू पांजी था, जो पहले ब्लैकस्टोन बेस के बाहरी निर्माण कार्य का फोरमैन था। पिछले जीवन में जब मैं बर्बाद हो चुका था, तो इसी आदमी ने मुझे और नीचे धकेला था। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझे जानवरों के सामने चारे की तरह छोड़ दिया था। बचाओ, जल्दी अंदर आने दो। हम सब जियांग सिटी के ही लोग हैं। तुम हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लियू पांजी चीख रहा था। मैं वहीं खड़ा उसे ठंडे भाव से देखता रहा। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। पिछले जीवन में जब तुमने मुझे मौत के मुंह में धकेला था, तब तुम्हें याद नहीं आया कि हम सब एक ही शहर के लोग हैं। लियू पांजी एक पल के लिए जड़ हो गया। वह मेरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन मेरी आंखों का भाव पड़ गया। वह किसी को बचाने वाली नजर नहीं थी, वह नजर किसी मृत व्यक्ति को देखने वाली थी। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। मेरा एयर रेड शेल्टर कूड़ा स्वीकार नहीं करता। इतना कहकर मैंने उंगलियां चटका दी। अगले ही पल एयर रेड शेल्टर के चारों ओर लगी टाइटेनियम अलॉय दीवारों से भयानक हाई वोल्टेज बिजली फूट पड़ी। सामने से दौड़ती हुई ब्लड ब्लेड मैंटिसेस करोड़ों वोल्ट की बिजली से सीधे उड़ गई और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। बीस्ट, मैं गलत था, सच में गलत था। लियू पांजी डर से चीख उठा, लेकिन मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैं निर्दोष लोगों को मारने की पहल नहीं करता, लेकिन दुश्मनों को बचाने भी नहीं जाता। जो मुझे मारना चाहता है, वह आखिरकार मारा ही जाएगा। मैं मुड़ा और एयर रेड शेल्टर के अंदर वापस चला गया। भारी टाइटेनियम अलॉय गेट धीरे धीरे बंद हो गया। बाहर की चीखें जल्द ही काले धुंध में खो गईं। रेड मून आने के तीसरे दिन तक बाहरी दुनिया पूरी तरह जीवित नरक बन चुकी थी। शहर का केंद्र टूटे वाहनों और खंडहरों से भरा पड़ा था। आवारा बिल्लियां और कुत्ते अब बाघों जितने विशाल हो चुके थे। वे झुंड बनाकर सड़कों पर बचे हुए इंसानों का शिकार कर रहे थे। लेकिन ब्लैकस्टोन एयर रेड शेल्टर के अंदर अलग ही दुनिया थी। ताजा बीफ हॉट पॉट की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। शू शाओ का मुंह तेल से चमक रहा था। वो खुशी से बोला, ब्रदर ली, अगर प्रलय में हर दिन ऐसा ही खाना मिले तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बुरी चीज है। जेंग शिनी ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। जरा बाहर जाकर कोशिश करो। शू शाओ तुरंत चुप हो गया। मैं सोफे पर पीछे टिककर बैठा था।
हाथ में ठंडी बियर थी। तभी अचानक तीखा अलार्म बज उठा। वार्निंग, पेरीमीटर लाइन पर बड़ी संख्या में हीट सोर्सेस की पहचान हुई है। मैंने आराम से विशाल निगरानी स्क्रीन खोल दी। स्क्रीन पर एयर रेड शेल्टर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते पर सैकड़ों लोग हमारी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उनकी संख्या कम से कम 5 से 600 थी। उनके हाथों में माचेटे, स्टील पाइप और यहां तक कि कई लोगों के पास ऑटोमेटिक राइफलें भी थीं। सबसे आगे एक विशालकाय आदमी चल रहा था। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और पूरे शरीर पर खून जैसे लाल रंग का विशाल ब्लड पाइथन टैटू लिपटा हुआ था। लॉन्ग वू, ऑनरा ड्रैगन सोसाइटी का नेता। पिछले जीवन में इसी आदमी ने अपने एस रैंक ब्लड पाइथन टोटम के सहारे प्रलय के शुरुआती दौर में अत्याचार मचाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जीवन में उसकी नजर इतनी जल्दी मुझ पर पड़ जाएगी। निगरानी स्क्रीन में लॉन्ग वू हाथ में बड़ी माचेटे पकड़े मुख्य द्वार के सामने आकर गरजा, अंदर छिपे हुए कछुए, मुझे पता है कि तुमने कई पीढ़ियों का खाना जमा किया हुआ है। दरवाजा खोलो, सारे सामान और औरतों को हमारे हवाले कर दो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो आज तुम्हारे इस कछुए के खोल को तोड़कर रख दूंगा। इन हरामियों की हिम्मत तो देखो। जंग शीणी पर भी नजर रखे हुए थे। मैं मुस्कुराया। जल्दी मत करो, सुरक्षा व्यवस्था पर जो करोड़ों खर्च किए हैं उनकी आवाज भी सुन लो। एयर रेड शेल्टर के बाहर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। लॉन्ग वू तुरंत गुस्से से पागल हो गया। बेशर्म, फायर करो, इस दरवाजे को उड़ा दो। 3 रॉकेट दहाड़ते हुए आगे बढ़े और सीधे मुख्य द्वार से टकराए। जोरदार विस्फोट ने रात के आसमान को हिला दिया। ऑरा ड्रैगन सोसाइटी के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उड़ गया! कौन सी डूम्सडे फोर्ट्रेस? हमारे बॉस लॉन्ग के सामने तो ये सिर्फ लोहे का कछुआ है। लेकिन जैसे ही धुआं छंटा, सबकी मुस्कान जम गई। चांदी जैसे रंग का टाइटेनियम अलॉय गेट अब भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। उसकी सतह पर एक स्पष्ट गड्ढा तक नहीं बना था। लॉन्ग वू का चेहरा काला पड़ गया। फिर से फायर करो। तभी दीवार के ऊपर लगा धातु कवच दोनों तरफ खिसक गया। अगले ही पल छिपे हुए हिस्सों से 12 6 नली वाले गैटलिंग हेवी मशीन गन्स धीरे धीरे बाहर निकल आए। उनके काले मुंह सीधे नीचे खड़ी भीड़ पर लॉक हो गए। निगरानी कक्ष में बैठा मैं वाइन ग्लास हाथ में लिए शांत स्वर में बोला, बाहरी प्रसारण चालू करो। अगले ही पल स्पीकरों से ठंडी आवाज गूंज उठी। यह ब्लैकस्टोन बेस है, निजी क्षेत्र, तुरंत यहां से चले जाओ, अन्यथा परिणामों की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हा हा हा, प्राइवेट टेरिटरी, अब भी नियमों की बात कर रहा है। लॉन्ग वू पागलों की तरह हंस रहा था। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा और शांत स्वर में कहा, उन्हें पूरा स्वाद चखा दो। अगले ही पल रटट 12 गैटलिंग गन्स ने एक साथ आग उगलना शुरू कर दिया। बड़े कैलिबर की आर्मर पियर्सिंग गोलियां मिलकर एक ऐसी धातु की आंधी बन गई जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। पूरी पहाड़ी सड़क आग की रोशनी से जगमगा उठी। ऑरा ड्रैगन सोसाइटी के गुंडे झुंड के झुंड गिरने लगे। सिर्फ आधे मिनट के भीतर हर तरफ चीखें और कराहें गूंजने लगी। 200 से ज्यादा गुंडे वहीं लड़ने लायक नहीं बचे। बाकी लोग डर के मारे पीछे भागने लगे। मैं निगरानी कक्ष में बिना किसी भाव के यह सब देख रहा था। प्रलय के समय कुछ लोग बचाए जाने के योग्य नहीं होते। मैंने सीज फायर का बटन दबा दिया। ब्लैकस्टोन बेस के बाहर जो ऑनरा ड्रैगन सोसाइटी कुछ देर पहले 5 से 600 लोगों के साथ आई थी, अब उसकी आधी से भी कम संख्या बची थी। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा खाल उतार दूंगा। लॉन्ग वू खून से लथपथ खड़ा हुआ। उसके पूरे शरीर पर खून जैसी लाल स्केल्स उभर आई थी। एस रैंक ब्लड पाइथन अवेकनर होने के कारण उसकी जीवन शक्ति और रक्षा क्षमता बेहद मजबूत थी। सामान्य हथियार उसे आसानी से नहीं मार सकते थे। 5 एलिमेंटल अवेकनर्स, मेरे लिए सुरंग खोदो। आज अगर अंदर वाले को नहीं मारा तो मैं इंसान नहीं। उसके कई अधीनस्थ, जिनके पास मोल रैट जैसे भूमिगत खोदने वाले टोटम्स थे, तुरंत जमीन में सुरंग बनाने लगे। मैंने निगरानी स्क्रीन को ठंडी नजरों से देखा। मूर्ख, मैं खड़ा हो गया। शूशाओ जांगशनी, घर की रक्षा करना, मैं बाहर का कचरा साफ करके आता हूं। भारी टाइटेनियम अलॉय गेट धीरे धीरे खुला और मैं अकेला बाहर निकल गया। लॉन्ग वू ने मुझे देखते ही व्यंग्य से हंसा। आखिर बाहर आने की हिम्मत कर ही ली। भाइयों, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। 200 से ज्यादा बचे हुए गुंडे तुरंत हथियार उठाकर मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। धीरे धीरे मैंने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया। मेरे बाएं पैर पर बना ईस्टर्न एम्परर तई टोटम अचानक गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया को जला देने वाली गर्मी मेरे शरीर से निकल रही हो। ट्रू फायर सोल जाग उठा। मैंने अपना पैर जमीन पर पटका। थम! सुनहरी आग का समुद्र चारों तरफ फैल गया। सबसे आगे दौड़ रहे दर्जनों लोग उसी क्षण जलते हुए उड़ गए। जैसे ही वे सुनहरी आग को छूते, उनके शरीर पीछे फेंक दिए जाते। जमीन काली पड़ गई।
स्टील के हथियार पिघलकर लाल लोहे में बदल गए। इतनी भयानक गर्मी थी कि कोई भी मेरे पास तक नहीं पहुंच पाया। सिर्फ एक वार में 200 से ज्यादा हमलावरों का हौसला टूट गया। अब पूरे मैदान में सिर्फ लोंगवू खड़ा रह गया था। उसके पैर कांप रहे थे। वह धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। तो तुम आखिर हो क्या, कोई इंसान या राक्षस? मैं उसकी तरफ कदम दर कदम बढ़ता गया। अब डर रहा है? बहुत देर हो चुकी है। लोंगवू जमीन पर घुटनों के बल बैठा मुझे करीब आते देख रहा था। उसकी मानसिक रक्षा पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन अचानक उसकी आंखों में पागलपन चमका। असंभव, मैं इस रैंक अवेगनर हूं, मैं तुमसे हार नहीं सकता। उसने अपनी जीभ का सिरा काट लिया और खून की एक धार अपने सीने पर बने ब्लड पाइथन टोटम पर उगल दी। रोर रोर! एक अमानवीय गर्जना के साथ उसका शरीर विकृत होने लगा। उसकी हड्डियां तेजी से फैलने लगीं, त्वचा पर मोटी स्केल्स उग आईं। कुछ ही पलों में वह 20 मीटर से भी लंबा, पानी की टंकी जितना मोटा एक भयानक ब्लड पाइथन बन चुका था। उसका टोटम पूरी तरह जाग चुका था। मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। ब्लड पाइथन ने अपना विशाल मुंह खोला। उसका मुंह इतना बड़ा था कि एक छोटी कार को भी निगल सकता था। वह सीधे मेरी तरफ झपटा। खून की दुर्गंध भरी हवा मेरे चेहरे से टकराई। उसने रास्ते के पत्थर और मलबा तक निगल लिया। मैंने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, सिर्फ बड़ा हो जाने से कुछ नहीं होता। तभी मेरा दायां पैर आगे बढ़ा। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन का टोटम सुनहरी रोशनी से चमक उठा। एक ऐसी विद्रोही और सर्वशक्तिमान युद्ध भावना फूट पड़ी जो आकाश और धरती को चुनौती दे सकती थी। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया। मेरी हड्डियां गरजने लगीं, खून उबलने लगा। मेरे पीछे सुनहरे कवच पहने एक विशाल दिव्य छाया प्रकट हुई। उसके सिर पर फीनिक्स विंग्ड पर्पल गोल्ड क्राउन था। जब उसकी सुनहरी आंखें खुली तो ऐसा लगा जैसे आसमान में फैला काला धुंध भी चीर दिया गया हो। ब्लड पाइथन मुझ पर झपटा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। थम! मैंने सीधे उसके जबड़े पर पैर रख दिया और उसके विशाल सिर को जबरदस्ती जमीन पर दबा दिया। ब्लड पाइथन दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर बेकाबू होकर मचलने लगा। वह मुझे झटक कर फेंकना चाहता था, लेकिन मैं उसके सिर पर ऐसे खड़ा था जैसे किसी पर्वत की चोटी पर खड़ा हूं। उसके लिए मुझे हिलाना भी असंभव था। ब्लड पाइथन गुस्से में पागल हो गया। उसकी विशाल पूंछ मेरी तरफ झपटी। रास्ते में आने वाले पेड़ और चट्टानें टूटती चली गईं। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरे पीछे मौजूद ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की दिव्य छाया ने भी हाथ उठाया। शून्य में धीरे धीरे एक लंबा सुनहरा स्टाफ बनने लगा। उस पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस सुनहरे स्टाफ को पकड़ा, एक असीम युद्ध भावना मेरे शरीर के हर हिस्से में भर गई। अब मेरी बारी है। मैंने स्टाफ को घुमाया। सुनहरे स्टाफ की विशाल छाया ब्लड पाइथन की पूंछ से टकराई। तम! हवा फट गई। शॉकवेव तूफान की तरह पूरे जंगल में फैल गई। ब्लड पाइथन की विशाल पूंछ की स्केल्स चूर चूर हो गई और उसका पूरा शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पहली बार उसकी आंखों में असली डर दिखाई दिया। नहीं, मैं एस रैंक ब्लड पाइथन हूं, तुम मुझे कैसे दबा सकते हो? मैं उसके ऊपर खड़ा उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। जिसे तुम एस रैंक कहते हो, फोर्बिडन टोटम के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। इतना कहकर मैंने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ को कसकर पकड़ लिया और उसे सिर के ऊपर उठा लिया। मेरे पीछे मौजूद ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की दिव्य छाया भी उसी क्षण तेजी से बढ़ने लगी। 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। अंत में वह एक विशाल सुनहरी युद्ध देवता की मूर्ति बन गई। उसके पैरों के नीचे काला धुंध था। उसके सिर के ऊपर रक्तिम चांद लटका हुआ था। उसके हाथ का गोल्डन स्टाफ आकाश को थामे हुए स्तंभ जैसा दिख रहा था। उसमें पर्वतों और नदियों को चूर चूर कर देने वाली शक्ति भरी हुई थी। मैंने ब्लड पाइथन के 7वें इंच पर निशाना साधा और पूरी ताकत से स्टाफ नीचे दे मारा। थम! पूरी धरती उछल गई। जंगल कांप उठा। जमीन फटने लगी। विशाल चट्टानें आसमान में उछल गईं। ब्लड पाइथन की भयभीत चीख पूरे पर्वतों में गूंज उठी। ब्लड पाइथन का विशाल शरीर सीधे जमीन में ढस गया। उसके 7वें इंच वाली जगह की स्केल्स इंच इंच करके फटने लगी। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की युद्ध शक्ति उसकी हड्डियों के आर पार चली गई और उसके शरीर में बची हुई सारी जीवन शक्ति को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। ब्लड पाइथन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका विशाल शरीर कुछ बार कांपा, फिर पूरी तरह निश्चल हो गया। उस एक वार की बची हुई शक्ति ने पूरे पहाड़ पर फैले काले धुंध को भी जबरदस्ती पीछे धकेल दिया। मैंने धीरे से गोल्डन स्टाफ को हटा लिया। मेरे पीछे मौजूद ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की विशाल छाया भी धीरे धीरे गायब हो गई। केवल मेरे दाएं पैर पर बना टोटम हल्की सुनहरी चमक छोड़ रहा था। एक एस रैंक अवेकनर का अंत सिर्फ एक वार में हो गया था।
मैं ब्लड पाइथन के सिर तक गया और उसे चीर दिया। उसके भीतर से एक गहरे लाल प्रकाश से चमकता हुआ क्रिस्टल कोर निकला। मैंने उसे अपनी हथेली में उठा लिया। बुरा नहीं है, एस क्लास टोटम से बना क्रिस्टल कोर कम से कम इस्तेमाल करने लायक तो था। मैंने उसे हाफ लाइफ स्पेस में रख दिया, फिर मुड़कर एयर रेड शेल्टर की ओर चल पड़ा। मेरे पीछे जमीन पर हर तरफ टूटी हुई लाशें और पराजित दुश्मन बिखरे पड़े थे। अब कोई भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस युद्ध में मैंने सैकड़ों क्रिस्टल कोर्स इकट्ठे किए थे। उनमें से ज्यादातर निम्न स्तर के थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। जब इतनी बड़ी मात्रा में क्रिस्टल कोर एनर्जी हाफ लाइफ स्पेस में समाई तो मैंने साफ महसूस किया कि उसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। मेरे शरीर के भीतर मौजूद प्राइमोर्डियल पावर भी पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात कुछ और थी। जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ रही थी, मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन टोटम भी और अधिक वास्तविक होता जा रहा था। उस प्राचीन काले ताबूत पर बंधी 9 गहरी लाल जंजीरों में से पहली जंजीर पर हल्की ढील दिखाई देने लगी थी। मैंने आंखें बंद की और 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन से आती हुई धुंधली जानकारी को महसूस किया। ये टोटम केवल दमन करने की शक्ति नहीं था, इसकी असली और सबसे भयावह क्षमता थी डिवावर। बीस्ट क्रिस्टल कोर को निगलना, दुश्मनों के टोटम फ्रैगमेंट्स को निगलना और हर उस ऊर्जा को निगलना जिसे बदला जा सके, फिर उस शक्ति को वापस मेरे शरीर और हाफ लाइफ स्पेस में भेज देना। इस क्षमता का नाम था हिडन अबिस डिवावर। लेकिन अभी पहली जंजीर पूरी तरह नहीं खुली थी। अगर मुझे हिडन अबिस डिवावर को सच में खोलना था तो मुझे और भी उच्च स्तर के क्रिस्टल कोर्स की जरूरत थी, कम से कम लेवल 5 बीस्ट किंग का क्रिस्टल कोर। मैंने आंखें खोली, मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। पिछले जीवन में रेड मून के गिरने के कुछ समय बाद ईस्ट सी की दिशा में लेवल 5 बीस्ट किंग प्रकट हुआ था। उसका नाम था फुहाई बीस्ट किंग। उस राक्षस ने लगभग पूरे जियांग सिटी को नष्ट कर दिया था। इस बार उसका क्रिस्टल कोर मेरा होगा। मैं संतुष्ट होकर एयर रेड शेल्टर के अंदर लौट आया। भारी मुख्य द्वार धीरे धीरे बंद हो गया और बाहर की हत्या और अराजकता को पूरी तरह काट दिया। शू शाओ तुरंत मेरी तरफ दौड़ आया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ब्रदर ली, तुम तो सच में हद से ज्यादा ताकतवर हो। चेंगशनी भी पास खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत मेहनत की है। हॉट पॉट अभी भी गर्म था। मैंने हाथ पोंछे, वापस सोफे पर बैठा और गोमांस का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। उसी समय क्योटो के 500 मीटर गहरे भूमिगत हाईएस्ट मिलिट्री कमांड सेंटर में माहौल बेहद भारी था। रिपोर्ट, ईस्टर्न थिएटर की तीसरी रक्षा रेखा टूट चुकी है। रिपोर्ट, 3 लेवल 4 एक्सोटिक बीस्ट्स ने रक्षा घेरा तोड़ दिया है। रिपोर्ट, दक्षिणी तट पर असामान्य सुनामी दिखाई दी है। गहरे समुद्र के बीस्ट लैंडफॉल की आशंका है। रिपोर्ट, लेवल 3 से ऊपर के बीस्ट्स पर फायर आर्म्स की प्रभावशीलता तेजी से घट रही है। हमारी अवेगनर फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ है। एक के बाद एक बुरी खबरें भारी हथौड़े की तरह सबके दिलों पर गिर रही थी। विशाल इलेक्ट्रॉनिक सेंटर टेबल के सामने खड़ा व्यक्ति दर्द से आंखें बंद किए हुए था। वह ड्रैगन नेशन की सेना का सर्वोच्च कमांडर लॉन्ग शुआई था। रेड मून को आए सिर्फ 3 दिन हुए थे और जिस आधुनिक सभ्यता पर इंसान गर्व करता था उसका अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका था। यहां तक कि सेना भी उन भयानक म्यूटेटेड जानवरों के सामने लगातार संघर्ष कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानवता सचमुच विनाश की ओर बढ़ रही हो। तभी इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग विभाग का एक अधिकारी अचानक खड़ा हो गया। कमांडर इन चीफ, अभी अभी हाई एल्टीट्यूड स्टेल्थ ड्रोन से एक वीडियो वापस आया है, आपको इसे देखना होगा। विशाल स्क्रीन पर तुरंत फुटेज दिखाई गई। कैमरा तेजी से झूम हुआ। स्क्रीन पर एक गहरे पहाड़ों के बीच बना विशाल किला दिखाई दिया जो टाइटेनियम अलॉय की दीवारों से घिरा हुआ था। किले के बाहर जंगल गोलियों और आग से पूरी तरह तबाह हो चुका था। हर तरफ ओरा ड्रैगन सोसाइटी के छोड़े हुए वाहन और हथियार बिखरे पड़े थे और स्क्रीन के बीचों बीच एक युवक खड़ा था जिसकी ऊपरी देह नंगी थी। वह अकेला किले के बाहर पहाड़ी रास्ते पर खड़ा था। उसके सामने 20 मीटर से भी लंबा, पानी की टंकी जितना मोटा एक भयानक ब्लड पाइथन खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर गहरे लाल रंग की स्केल्स थीं। उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं और उसका विशाल शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस सीधे नरक से निकल कर आया हो। कमांडर इन चीफ, क्या हमें तुरंत नजदीकी सेना भेजकर सहायता करनी चाहिए? एक अधिकारी ने पूछा। लॉन्ग शुआई ने सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है, दूरी बहुत ज्यादा है। जब तक हमारी सेना पहुंचेगी लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। लेकिन अगले ही सेकंड पूरा कमांड सेंटर मौत जैसी खामोशी में डूब गया। स्क्रीन पर उस युवक का शरीर
अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसके पीछे एक विद्रोही और दिव्य युद्ध देवता की विशाल छाया प्रकट हुई। वह सुनहरे कवच में लिपटा हुआ था। उसके सिर पर फीनिक्स विंग्ड पर्पल गोल्ड क्राउन था और उसके हाथ में एक विशाल गोल्डन स्टैफ था। ड्रोन के जरिए प्रसारित दृश्य को देखकर हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश और पृथ्वी को चीर देने वाली युद्ध भावना उनके सामने फूट पड़ी हो। ये आखिर किस प्रकार का टोटम है? एक इंटेलिजेंस अधिकारी बुदबुदाया, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि स्क्रीन पर युद्ध अपने सबसे भयानक चरण में प्रवेश कर चुका था। युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका खून उबल रहा था। उसने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ की छाया को पकड़ा। उसके पीछे मौजूद ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की दिव्य छवि तेजी से बढ़ने लगी। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और आखिरकार वह एक पहाड़ जितनी विशाल दार्मा फॉर्म में बदल गई। अगले ही पल वह गोल्डन स्टाफ पूरी ताकत से ब्लड पाइथन के 7वें इंच पर दे मारा गया। थमम! स्क्रीन के पार भी हर व्यक्ति देख सकता था कि पूरा जंगल कांप उठा। धरती फट गई, चट्टानें आसमान में उछल गईं और वह एस क्लास ब्लड पाइथन, जिसकी रक्षा को भारी सैन्य हथियार भी शायद न तोड़ पाते, एक ही वार में जमीन पर पटक दिया गया। ब्लड पाइथन का विशाल शरीर बुरी तरह कांपा और फिर पूरी तरह निश्चल हो गया। पूरा कमांड सेंटर सन्नाटे में डूब गया। कई सेकंड बीत गए, तभी किसी ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, एक एस क्लास बीस्ट अवतार को दबा दिया गया। दूसरे अधिकारी की आवाज कांप रही थी। यह कैसे संभव है? वह आखिर किस स्तर का अवेकनर है? इंटेलिजेंस अधिकारी तुरंत रिपोर्ट पढ़ने लगा। लक्ष्य की पहचान हो चुकी है। चिनली, उम्र 22 वर्ष, पहले जेंग सिटी के चिन ग्रुप का उत्तराधिकारी था। रेड मून आने से 20 दिन पहले उसने अचानक अपनी सारी संपत्ति बेच दी। जेंग सिटी के बाहरी इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन बेस खरीदा और बड़ी मात्रा में संसाधन जमा किए। उसी समय वह अपने 2 साथियों को हॉन्टेड मैंशन टैटू पार्लर ले गया, जहां लगातार 7 दिनों तक बड़े पैमाने पर टैटू बनवाए गए। रेड मून आने से 1 दिन पहले वह आधिकारिक रूप से ब्लैकस्टोन बेस में चला गया। पूरा कमांड सेंटर फिर खामोश हो गया। हर किसी को एक ही बात समझ में आ गई थी। चिनली नाम का यह युवक मानो पहले से जानता था कि प्रलय आने वाला है। अधिकारी ने आगे कहा, हम उसके दोनों साथियों की जानकारी भी निकाल रहे हैं। सुझाव है कि चिन ली को हाईएस्ट लेवल स्ट्रेटेजिक टारगेट के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। जांग सिटी में विशेष एजेंट भेजे जाएं और स्थिति की निगरानी की जाए। अगली सुबह मैं एयर रेड शेल्टर के गर्म पानी वाले पूल में आंखें बंद किए आराम कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में क्रिस्टल कोर से मिली विशाल ऊर्जा मेरे शरीर में लगातार समा रही थी। तभी अचानक तेज अलार्म फिर बज उठा और शांति टूट गई। शू शाओ तेजी से पूल के किनारे आया और मुझे निगरानी टैबलेट थमा दिया। ब्रदर ली, इस बार फिर कोई आया है? मैंने टैबलेट उठाकर देखा। इस बार लोग ज्यादा नहीं थे, सिर्फ कुछ दर्जन, लेकिन सामने खड़ा आदमी एक पुराना परिचित था। मेरी आंखों में ठंडी मुस्कान उभरी। निगरानी स्क्रीन में दर्जनों फटेहाल लोग दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में साधारण हथियार थे और वे पहाड़ी रास्ते से एयर रेड शेल्टर की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे चल रहा आदमी गंदा, थका हुआ और मौत के मुंह से निकला हुआ लग रहा था, लेकिन मैं उसे एक नजर में पहचान गया। जांग सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा, मेरा पुराना दुश्मन शू रुई। रेड मून वाली रात वह अपने विला में लाइव स्ट्रीम करते हुए डर के मारे कांप रहा था। बाद में उसी म्यूटेटेड टेडी डॉग और फिर 3 हेडेड हेलहॉर्न के आतंक के बीच किसी तरह जीवित बच गया था। पिछले कुछ दिनों में शहर का केंद्र पूरी तरह राक्षसों का इलाका बन चुका था। उसका पहाड़ी विला भी नष्ट हो चुका था। दर्जनों बॉडीगार्ड्स को चारे की तरह इस्तेमाल करके वह किसी तरह भाग निकला था। उसे अच्छी तरह पता था कि पूरे जियांग सिटी में अगर कोई सचमुच सुरक्षित जगह है तो वह मेरा ब्लैकस्टोन बेस ही है। इसलिए वह एक पागल कुत्ते की तरह यहां चला आया था। चिनली, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। शू रुई मुख्य द्वार से लगभग 50 मीटर दूर खड़ा कैमरे की ओर उंगली दिखाकर चीख रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि इस कछुए के खोल में छिपकर सुरक्षित रहोगे? मैं हेलहाउंड की शक्ति जागृत कर चुका हूं। अब मैं भी शक्तिशाली हूं। कल मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा, तुम्हारे सारे संसाधन छीन लूंगा। स्क्रीन पर उसे और उसके साथ आए लोगों को देखकर मैं धीरे धीरे पूल से बाहर निकला। एक साधारण आई ग्रेड टोटम जागते ही उसका दिमाग आसमान पर पहुंच गया था। शू शाओ बोला, ब्रोदरली, मैं निपटाता हूं। मैंने सिर हिलाया। नहीं, पिछले जीवन का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। मैंने तौलिया उठाकर शरीर सुखाया। दरवाजा खोलो। भारी टाइटेनियम अलॉय गेट धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला बाहर निकल आया। शू रुई की आंखें चमक उठी। चिन्नली, आखिर बाहर आने की हिम्मत कर ही ली? मैंने उसके पीछे खड़े लोगों पर एक नजर डाली। उनमें से ज्यादातर डर से कांप रहे थे। मेरे चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। बस इन सड़ी हुई मछलियों और झींगों के सहारे
तुम मेरे संसाधन लूटने आए हो? शुरोई हंसा, मेरे लिए ये लोग काफी हैं, लेकिन चिनली, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाया हूं। भीड़ धीरे धीरे दोनों तरफ हट गई। काले धुंध के भीतर से एक सुंदर आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उसने खून से सना लाल रंग का कपड़ा पहन रखा था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। उसके चेहरे की खूबसूरती अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब लाल चमक थी। उसकी कमर पर बना रेड स्पाइडर लिली टोटम धीरे धीरे खिल रहा था। उसके पीछे अर्धपारदर्शी लाल पंखुड़ियां तैर रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। वह आकर्षक थी, लेकिन उसे सूंघकर सिर की त्वचा तक सुन्न हो जाती थी। श्याओ युचिंग, वह सचमुच बच गई थी। सिर्फ बची ही नहीं, बल्कि जाग भी चुकी थी। उसका टोटम था येलो स्प्रिंग्स अदर शोर फ्लावर। आसपास खड़े कई गुंडों की आंखें धुंधली होने लगीं। कुछ तो घुटनों के बल बैठकर उसकी तरफ रेंगने लगे, जैसे उनकी आत्मा छिन गई हो। श्याओ युचिंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से खून जैसी लाल फूलों की बेल निकली और एक गुंडे की गर्दन से लिपट गई। लेकिन वह आदमी संघर्ष नहीं कर रहा था, उल्टा उसके चेहरे पर मोहित होने वाली मुस्कान थी। अगले ही पल उसका चेहरा तेजी से सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी जीवन शक्ति खींच ली गई हो। उसकी छाती से एक रेड स्पाइडर लिली खिल उठी। श्याओ युचिंग ने संतुष्टि से आंखें बंद की। उसके पीले चेहरे पर फिर हल्की लाली लौट आई। चिनली, तुमने सोचा भी नहीं होगा, है ना? शुरुई उसके पीछे खड़ा ठंडी मुस्कान के साथ बोला। अब श्याओ युचिंग भी जाग चुकी है। वह साइकिक टाइप अवेकनर है। उसकी स्पाइडर लिली फ्रेग्रेंस एक दर्जन अवेकनर्स तक को नियंत्रित कर सकती है। मैं देखना चाहता हूं, जिस लड़की को तुम कभी पसंद करते थे, उसके खिलाफ तुम क्या करोगे? श्याओ युचिंग हल्के से हंस पड़ी। चिनली, वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के नीचे एक रेड स्पाइडर लिली खिल रही थी। हवा में फूलों की खुशबू और घनी होती जा रही थी। अगले ही पल मेरे सामने का संसार बदल गया। काला धुंध गायब हो गया। मैं अपने पिछले जीवन में लौट आया। ब्लड मून आकाश में लटका था। चारों तरफ राक्षसों की लहरें थीं। मैं खून से लथपथ खंडहरों में पड़ा था। एक म्यूटेटेड 3 हेडेड डॉग मेरी ओर बढ़ रहा था। श्याओ युचिंग मेरे पास घुटनों के बल बैठी रो रही थी। चिनली, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे शू रुई पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर सब दोबारा हो सके तो मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा छूना चाहा। उसकी आवाज कोमल थी और दिल तोड़ देने वाली यादों से भरी हुई थी। मुझे माफ कर दो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। तुम्हारा भ्रम बहुत नकली है। श्याओ युचिंग का रोता हुआ चेहरा एक पल के लिए जम गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी पीठ के पीछे 9 ड्रैगन्स पुलिंग कोफिन की छाया अचानक प्रकट हो गई। 9 काले ड्रैगनों ने एक साथ अपनी लाल आंखें खोल दी। वह प्राचीन काला ताबूत मेरे पीछे तैरने लगा। ताबूत पर बंधी लाल जंजीरें हल्के हल्के कांपने लगी। एक विशाल और निषिद्ध दबाव आसमान से उतर आया। अगले ही पल श्याओ युचिंग द्वारा रचा गया भ्रम, खंडहर, ब्लड मून, रोने की आवाजें, सब कुछ आईने की तरह टूटने लगा। टुकड़ा टुकड़ा होकर वह पूरा संसार मेरी आंखों के सामने बिखर गया। वास्तविकता वापस लौट आई। श्याओ युचिंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गई। उसके होंठों के कोने से खून की एक पतली धारा बह निकली। उसके पीछे मौजूद रेड स्पाइडर लिली की विशाल छाया बुरी तरह कांपने लगी। फूल एक एक करके मुरझाने लगे। असंभव! उसने मुझे अविश्वास से देखा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी येलो स्प्रिंग्स फ्लावर फ्रेग्रेंस लोगों के दिलों की सबसे गहरी चाहत और जुनून को जगा सकती है। तुम पर इसका कोई असर कैसे नहीं हुआ? मैंने उसकी तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा। जुनून? तुम खुद को मेरा जुनून समझने के लायक भी नहीं हो। श्याओ युचिंग का चेहरा पूरी तरह रंगहीन हो गया। ये शब्द किसी भी हमले से ज्यादा क्रूर थे। उसने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। नहीं चिनली, तुम मुझे पहले पसंद करते थे। तुम बस अब भी मुझसे नफरत करते हो, है ना? अगले ही पल उसने अपना चेहरा बदल लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दयनीय स्वर में बोली, मैं मानती हूं कि मैं पहले गलत थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि प्रलय आने वाला है। मुझे लगा था कि तुम सच में पागल हो गए हो चिनली। अगर तुम मुझे एयर रेड शेल्टर में आने दो तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मैं अब अवेकनर हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मैं तुम्हारे लिए सर्वाइवर्स को नियंत्रित कर सकती हूं। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। तभी शू रुई गुस्से से चीख पड़ा। श्याओ युचिंग, तुम हरामजादी! अभी कुछ देर पहले तो कह रही थी कि मेरे साथ मिलकर उसे मारोगी। श्याओ युचिंग तुरंत उसकी तरफ घूमी और हिस्ट्रिकल आवाज में चिल्लाई, चुप रहो शुरोई! अगर तुमने लाइव स्ट्रीम में चिनली की बेइज्जती न की होती, अगर तुमने मुझे उसे अपमानित करने के लिए मजबूर न किया होता, तो क्या मैं आज इस हालत में पहुंचती? जब तुम भाग रहे थे तब क्या एक बार भी पीछे मुड़कर मुझे देखा था? तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है।
शूरोई गुस्से से कांपने लगा। मैं दोनों को एक दूसरे पर टूटते हुए देख रहा था। मुझे यह सब बेहद उबाऊ और बेस्वाद लग रहा था। पिछले जीवन में मैं इन्हीं दो लोगों के हाथों मरा था। सोचकर ही हंसी आती थी। चिन्नली, मैं सच में गलत थी। मुझे एक और मौका दे दो। श्याओ युचिंग ने हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे छू भी नहीं पाई थी कि एक अदृश्य दबाव ने उसे उड़ा दिया। मैं ऊपर से उसकी ओर देखता रहा। मेरी आवाज शांत थी। तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह एहसास हुआ है कि शूरुई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूं। श्याओ युचिंग का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में जमे आंसू ठहर गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरे पीछे तैर रहे काले ताबूत की छाया में हलचल हुई। ताबूत की दरार से एक काली जंजीर बाहर निकली और पल भर में श्याओ युचिंग की कमर पर बने रेड स्पाइडर लिली टोटम से लिपट गई। मैंने उसे देखते हुए कहा, रेड स्पाइडर लिली सच में खूबसूरत है। अफसोस, तुमने गलत अंडरवर्ल्ड चुन लिया। मेरे शब्द गिरते ही काली जंजीर कस गई। आहा! श्याओ युचिंग दर्द से चीख उठी। उसके पीछे फैला लाल फूलों का समुद्र धमाके के साथ बिखर गया। आसमान में तैरती असंख्य स्पाइडर लिली की छायाएं एक एक करके मुरझाने लगी। 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन की शक्ति ने उसके टोटम को पूरी तरह दबा दिया था। उसकी आंखों की रहस्यमयी लाल चमक तेजी से गायब हो गई। उसका शरीर जैसे सारी ताकत खो चुका हो वैसे ही जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति, चिन्नली, तुमने मेरी शक्ति सील कर दी। उसने निराशा से मुझे देखा। तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते? मैंने उसकी ओर बिना किसी दया के देखा। मार दूं? तुम मेरे हाथों मरने के भी लायक नहीं हो। श्याओ युचिंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया। तभी शू रुई ने उसकी तरफ घृणा से देखा। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। बेकार औरत, एक आदमी को भी अपने वश में नहीं कर सकी। श्याओ युचिंग ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। शू रुई, तुमने क्या कहा? शू रुई ने गुस्से से जमीन पर लात मारी। अगर तुम जैसी मनहूस औरत मेरी जिंदगी में ना आती तो क्या मैं आज इस हालत में पहुंचता? श्याओ युचिंग की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं ये सब देखता रहा। मुझे बस और भी ज्यादा यकीन हो गया कि प्रलय किसी इंसान को नहीं बदलता। वह सिर्फ उसके दिल में छिपी सबसे गंदी चीजों को जल्दी बाहर निकाल देता है। मैंने धीरे धीरे शूरुई की तरफ देखा। नाटक खत्म हो गया। अब हमारे बीच का हिसाब चुकता करने का समय है। शूरुई के चेहरे से सारी दुष्ट मुस्कान गायब हो गई। अब वहां सिर्फ डर बचा था। उसे आखिर समझ में आ गया था कि जिस लेवल 1 हेलहुंड अवेकनर होने पर वह इतना घमंड कर रहा था, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं एस रैंक अवेकनर हूं। मैं अजय हूं। उसने आसमान की ओर मुंह उठाकर जानवर जैसी गर्जना की। उसके कपड़े फट गए। उसके पीछे 5 मीटर से भी ऊंचा 3 हेडेड हेलहॉर्न प्रकट हुआ। उसके शरीर से काली लपटें निकल रही थीं। साथ ही शूरुई का शरीर भी फूलने लगा। उसकी मांसपेशियां उभर आईं। दोनों हाथ नुकीले पंजों में बदल गए। वह गंधक जैसी बदबू फैलाते हुए मेरी तरफ झपटा। मर जाओ! 3 हेडेड हेलहॉर्न के तीनों सिरों ने एक साथ मुंह खोला और भयानक काली आग उगल दी। लेकिन उस हमले को देखकर मुझे बचने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मेरे लिए वह किसी आवारा कुत्ते से ज्यादा खतरनाक नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर में प्राइमोर्डियल पावर और विशाल रक्त ऊर्जा उफनती नदी की तरह बहने लगी। मैंने किसी भी दार्मा टोटम को सक्रिय नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर की शुद्ध ताकत का इस्तेमाल किया। मेरा दायां मुक्का पीछे गया और अगले ही पल तोप के गोले की तरह आगे निकला। थम! मेरी मुट्ठी से निकली हवा ने काली आग को चीरकर अलग कर दिया। मेरा मुक्का सीधे शूरुई के गर्वित पंजे से टकराया। हड्डियां टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि सुनकर दांत तक दर्द करने लगे। उसका पूरा दायां हाथ उसी क्षण टूट गया। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। मेरी शक्ति सीधे उसकी छाती में घुसी। शूरुई के मुंह से खून फूट पड़ा। उसका विशाल शरीर टूटी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ दूर जाकर जमीन पर गिरा। असंभव! उसने अपनी धंसी हुई छाती को पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखाई दिया। तुमने धार्मा मैनिफेस्टेशन तक इस्तेमाल नहीं की, फिर भी इतने शक्तिशाली कैसे हो? मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। ऊपर से उसे देखते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। शूरुई के चेहरे पर पूरी तरह डर छा गया। चिन्नली, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी। पिछले जीवन में तुमने मुझे बीस्ट टाइड में धक्का दिया था। इस जीवन में मैं तुम्हें वैसी मौत नहीं दूंगा। शूरुई की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लेकिन मैंने आगे कहा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मेरे पीछे 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन की छाया फिर उभरी। काले ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा खुला। एक काली जंजीर बिजली की तरह बाहर निकली। अगले ही पल शूरुई के पीछे मौजूद 3 हेडेड हेलहाउंड को जकड़ लिया गया। नहीं! शूरुई दर्द से चीख उठा।
3 हेडेड हेलहॉर्न टोटम बुरी तरह संघर्ष करने लगा, लेकिन 9 काले ड्रैगनों ने उसे मजबूती से दबोच रखा था। उसके टोटम की सतह पर दरारें पड़ने लगीं। शुरुई के शरीर से निकलती शक्ति समुद्र की लहरों की तरह पीछे हटने लगी। उसका विशाल शरीर सिकुड़ गया और वह फिर से एक कमजोर, घायल, साधारण इंसान बन गया। मेरी शक्ति, चिनली, मेरी शक्ति वापस करो, वह पागलों की तरह चिल्लाया। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम्हें कुत्ता बनना बहुत पसंद था, है ना? आज से तुम कुत्ते से भी बदतर हो। आसपास खड़े गुंडे शुरुई को घूर रहे थे। उनकी नजरें धीरे धीरे बदल रही थीं, क्योंकि प्रलय की दुनिया में कमजोर इंसानों की कोई इज्जत नहीं होती। इसके अलावा शुरुई यहां तक पहुंचने के लिए पूरे रास्ते अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की बलि देता आया था। उसने अनगिनत लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। अब उसका प्रतिफल उसके सामने खड़ा था। जल्द ही उसकी चीखें गूंजने लगीं। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ ही देर बाद शू रुई की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। जमीन पर सिर्फ एक फीका लेवल 1 क्रिस्टल कोर बचा था। मैंने उसे यूं ही उठाकर हाफ लाइफ स्पेस में रख दिया। पिछले जीवन में मुझे इसी आदमी ने दुश्मनों और बीस्ट टाइड के सामने धकेल दिया था, लेकिन इस जीवन में वह ऐसा दुश्मन भी नहीं था जिसके लिए मुझे पूरी ताकत लगानी पड़े। तभी अचानक आसमान से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। घूमते हुए रोटरों की आवाज के साथ तेज हवा चारों तरफ फैल गई। मैंने सिर उठाकर देखा। ब्लैकस्टोन बेस के ऊपर 3 गहरे हरे रंग के सैन्य अटैक हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरे। हैच खुलते ही पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस की 2 टुकड़ियां तेजी से बाहर निकली और चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। उसके बाद कई गार्ड से घिरा एक वरिष्ठ अधिकारी तेजी से मेरी ओर बढ़ा। नमस्कार मिस्टर चिन, मैं ईस्टर्न रीजन का डिप्टी कमांडर ली शान हूं। सुप्रीम कमांडर के आदेश पर आपसे मिलने आया हूं। उसने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। बाहर हर तरफ एक्सोटिक बीस्ट्स का आतंक है, लेकिन आप यहां टिके हुए हैं। इससे साबित होता है कि कमांड सेंटर अब भी पूरी कोशिश कर रहा है कि व्यवस्था बनी रहे। लीशान ने मेरी बात सुनकर हल्का आश्चर्य दिखाया। शायद उसे लगा था कि मेरी तरह शक्तिशाली अवेकनर सेना को तुच्छ समझेगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि प्रलय में सेना ही आम लोगों की आखिरी ढाल होती है। अगर वे मोर्चा ना संभालें तो सभ्यता और भी जल्दी ढह जाएगी। लीशान ने गहरी सांस ली। मिस्टर चिन, हमने ड्रोन फुटेज में आपको एस क्लास ब्लड पाइथन को मारते हुए देखा। आपकी शक्ति मौजूदा अवेकनर सिस्टम से कहीं ऊपर है। सुप्रीम कमांडर चाहते हैं कि हम आपके साथ हाईएस्ट लेवल वॉर टाइम कोऑपरेशन स्थापित करें। यह न तो जबरन भर्ती है और न ही हम ब्लैकस्टोन बेस मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि जब ड्रैगन किंगडम पर बड़ी आपदा आए तो आप अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करेंगे। मैंने सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से काम करने का आदी हूं। मैं पारंपरिक कमांड सिस्टम में फिट नहीं बैठता। ब्लैकस्टोन बेस को इंडिपेंडेंट कून ऑपरेशन बेस माना जा सकता है। आपकी सेना व्यवस्था बनाए रखेगी, सर्वाइवर्स को निकालेगी और रक्षा रेखाएं बनाएगी। मैं इंटेलिजेंस दूंगा और जरूरत पड़ने पर हाई लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स का शिकार करूंगा। दोनों पक्ष रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस साझा करेंगे। यही सबसे प्रभावी तरीका है। लीशान की आंखें चमक उठी। मैं आपकी बात सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाऊंगा। फिर मैंने कहा, जब हम सहयोग की बात कर ही रहे हैं तो पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूं। 3 दिन बाद रात 2 बजे ईस्ट सी में पहली लार्ज स्केल मरीन बीस्ट टाइड आएगी। एक लेवल 5 एंशिएंट सी ड्रैगन 100 से ज्यादा सी बीस्ट्स का नेतृत्व करते हुए जियांग सिटी पर हमला करेगा। अगर पहले से हेवी फायर पावर तैनात नहीं की गई तो जियांग सिटी और पूरा ईस्टर्न रीजन भारी नुकसान झेलेगा। लीशान का चेहरा तुरंत बदल गया। ठंडा पसीना उसकी पीठ तक बह गया। उसने मेरी आंखों में झूठ तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ शांति थी। मिस्टर चिन, क्या यह जानकारी भरोसेमंद है? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं 30 लाख लोगों की जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। लीशान ने तुरंत निर्णय ले लिया। मैं अभी सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करता हूं। ईस्टर्न रीजन की सभी ताकतों को रक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। मैंने आगे कहा, इसके अलावा मुझे कुछ भारी सैन्य उपकरण चाहिए। हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स, स्पेशल एलॉय मटेरियल्स, वॉरशिप लेवल डिफेंस कंपोनेंट्स, फुली ऑटोमेटिक क्लोज इन डिफेंस आर्टिलरी सिस्टम्स और इंडिविजुअल क्लाउड बॉम्ब्स। मैं इन्हें मुफ्त में नहीं मांग रहा। बदले में मैं आपको भविष्य के हाई लेवल बीस्ट टाइड्स और म्यूटेशंस की इंटेलिजेंस दूंगा। लीशान ने सिर हिलाया। ये स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स हैं। मुझे लॉन्ग शुआई की मंजूरी चाहिए होगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह सौदा फायदेमंद है। मिस्टर चिन, सहयोग के लिए धन्यवाद। मैंने कहा, सेना मानवता की आखिरी सीमा संभालेगी और जिन राक्षसों को आप नहीं रोक सकते उन्हें मैं संभालूंगा। हर कोई अपना काम करेगा। लीशान जल्दी जल्दी लौट गया। उसे जाते हुए देखकर मेरी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। लेवल 5
एंशिएंट सी ड्रैगन ही वह चाबी था जिससे 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन की पहली जंजीर खुल सकती थी। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन का क्रिस्टल कोर मुझे हर हाल में चाहिए था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में सेना ने अपना वादा निभाया। कई भारी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स ब्लैकस्टोन बेस तक जरूरी सामान पहुंचाते रहे। हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स, क्लोज इन डिफेंस सिस्टम्स, क्लाउड बर्स्ट शेल्स और कई अन्य दुर्लभ सामग्री धीरे धीरे पहुंचाई गई। हेलीकॉप्टरों के क्षतिग्रस्त ढांचे देखकर मैं समझ गया कि बीस्ट कंट्रोल्ड एयर स्पेस से उड़कर यहां तक पहुंचने के लिए सेना ने शायद कई एस पायलट्स खो दिए थे। बाकी स्ट्रेटेजिक सप्लाईज बाद में अलग अलग खेपों में आने वाली थी। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अभी बाहर हर जगह युद्ध चल रहा था। पहली खेप का पहुंचना ही सेना की ईमानदारी साबित करने के लिए काफी था। मैंने सारा सामान हाफ लाइफ स्पेस में रख दिया। ब्लैकस्टोन बेस की रक्षा क्षमता एक बार फिर कई स्तर ऊपर पहुंच गई। चौथे दिन रात 2 बजे मैं मॉनिटरिंग रूम की बड़ी लेदर चेयर पर बैठा था। हाथ में गर्म ब्लैक कॉफी थी। शू शाओ अचानक स्क्रीन की ओर देखकर बोला, ब्रोदर ली, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश का पानी काला क्यों है? मैंने कॉफी का घूंट लिया। मेरी नजरें गहरी हो गईं। शुरू हो गया। लगभग उसी समय जांग सिटी की ईस्टर्न कोस्टल डिफेंस लाइन पर ली शान अस्थायी कमांड पोस्ट के अंदर खड़ा था। उसकी नजरें रडार स्क्रीन पर जमी थीं। पूरी स्क्रीन लाल बिंदुओं से भरी हुई थी। वे सुनामी की तरह तट की ओर बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। चिनली की जानकारी पूरी तरह सही निकली थी। ईस्ट सी बीस्ट टाइड सचमुच आ चुकी थी। पूरी रक्षा रेखा पर फायर खोल दो, ली शान दहाड़ा। उन्हें किसी भी कीमत पर शहर में घुसने मत दो। हमारे पीछे 30 लाख सर्वाइवर्स हैं। भारी तोपों की पूरी लाइन गर्जना करने लगी। अनगिनत गोले लंबी आग की लकीरें छोड़ते हुए समुद्र तट की ओर दागे गए। काली रात एक पल में दिन जैसी चमक उठी, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, सभी सैनिकों के चेहरे पर निराशा छा गई। समुद्र की सतह पर हजारों म्यूटेटेड सी बीस्ट्स लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ विशाल केकड़े आर्मर्ड व्हीकल्स जितने बड़े थे, कुछ उभयचर जीव जहरीले कांटों से ढके हुए थे। समुद्री सांपों के झुंड गोलाबारी के बीच अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहे थे। लड़ाई शुरू हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि पहली रक्षा रेखा पूरी तरह टूट गई। हम और नहीं रोक सकते, एक अधिकारी चिल्लाया। एग्जॉटिक बीस्ट्स बहुत ज्यादा हैं। हमारी पूरी डिफेंस लाइन ढह चुकी है। ली शान ने कमर से पिस्तौल निकालकर मेज पर दे मारी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सामने समुद्र से आती हुई अंधेरी लहरें अब शहर को निगलने के लिए बढ़ रही थी। ली शान की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, पूरी सेना को सूचना दो, चाहे आज हम सब यहीं युद्ध में मर जाएं, फिर भी लोगों की रक्षा करनी होगी। तभी अचानक धरती कांप उठी। एक ऐसी भयावह शक्ति जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, गहरे समुद्र की दिशा से फैलती हुई आई। जांग सिटी में खंडहरों और बेसमेंटों में छिपे 30 लाख सर्वाइवर्स ने एक साथ अपने सीने में भारी दबाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल पर्वत उनके दिलों पर रख दिया गया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। ये क्या है? लीशान ने निराशा भरी आंखों से दूर आसमान की ओर देखा। घना काला धुंध अचानक 2 विशाल अस्थि पंखों द्वारा चीर दिया गया। बादलों के बीच से 100 मीटर से भी लंबा एक भयानक एंशिएंट ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके शरीर पर गहरे समुद्र की रहस्यमयी शक्ति लिपटी हुई थी। उसकी आंखें 2 विशाल लाल लालटेन जैसी चमक रही थीं। उसके शरीर से निकलती मृत्यु की आभा हर जीवित प्राणी की आत्मा तक को जमा रही थी। लेवल 5 बीस्ट किंग फुहाई एंशिएंट ड्रैगन आखिरकार प्रकट हो चुका था। प्रलय के शुरुआती चरण में लेवल 5 एक्सोटिक बीस्ट का मतलब ही अजेयता था। वह ऐसा विनाशकारी अस्तित्व था जो अकेले एक पूरे शहर को मिटा सकता था। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने आसमान को चीर देने वाली गर्जना की। उसका विशाल मुंह खुला और भीतर से अथाह अंधकार जैसा ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ फूटा। वह सीधे सैन्य तोपखाने की ओर जा गिरा। धम! काली आग ने हजारों मीटर के क्षेत्र को निगल लिया। पूरी हैवी आर्टिलरी पोजीशन एक झटके में खत्म हो गई। जांग सिटी खत्म हो गया। निराशा शहर में आग की तरह फैल गई। अनगिनत लोगों ने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन उसी समय ब्लैकस्टोन एयर रेड शेल्टर के भीतर मैं धीरे धीरे अपना कॉफी कप नीचे रख चुका था। स्क्रीन पर फुहाई एंशिएंट ड्रैगन काले धुंध के बीच अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। मेरी आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ जलती हुई युद्ध की आग थी। शू शाओ का चेहरा बदल गया। ब्रदर ली, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, वो लेवल 5 बीस्ट किंग है। चांगशनी ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। इतना बड़ा जोखिम मत लो। मैंने धीरे से उसके हाथ पर थपकी दी। मेरे होंठों पर गर्व भरी मुस्कान उभरी।
मेरे 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन की पहली जंजीर खोलने के लिए अभी एक चाबी की कमी है और मुझे उस बड़े छिपकली के क्रिस्टल कोर पर दिल आ गया है। इतना कहकर मैं लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। पीछे मुड़कर हंसते हुए बोला, जब तक मैं लौटूं मेरे लिए चाय बना देना। चाय ठंडी होने से पहले वापस आ जाऊंगा। उसी समय जियांग सिटी के ऊपर फुहाई एंशिएंट ड्रैगन लगातार ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ बरसा रहा था और रक्षा रेखाओं को नष्ट कर रहा था। लीशान ने आंखें बंद कर ली थीं। वह मौत का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक तम जियांग सिटी के बाहरी पहाड़ों की दिशा से एक स्याह काले रंग का प्रकाश स्तंभ आसमान में फूट पड़ा। वह प्रकाश ठंडा नहीं था, उसमें प्राचीनता और सर्वोच्च अधिकार की भावना थी। घना काला धुंध उस प्रकाश द्वारा जबरदस्ती अलग कर दिया गया। वो क्या है? लीशान ने अविश्वास से आंखें खोल दी। शहर के 30 लाख सर्वाइवर्स और बचे हुए सैनिक एक साथ उस दिशा में देखने लगे। ब्लैकस्टोन एयर रेड शेल्टर के ऊपर काले सुनहरे प्रकाश के बीच एक लंबा और सीधा युवा धीरे धीरे आसमान की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसके पैरों के नीचे कोई विमान या उपकरण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में अदृश्य सीढ़ियां बनी हो। मिस्टर चिन! ली शान की आवाज उत्साह से कांप उठी। वो चिन ली है। मैं लगातार ऊपर चढ़ता गया। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन टोटम पूरी तरह खुल चुका था। 9 विशाल काले ड्रैगन आकाश में लिपटे हुए थे। उनका आकार सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। उनकी लाल आंखें एक साथ खुली। वे एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रहे थे जो पूरे शहर के ऊपर फैला हुआ था। ताबूत पर लिपटी लाल जंजीरें धीरे धीरे कांप रही थीं। एक प्राचीन, अमर और निषिद्ध दबाव सुनामी की तरह पूरे जियांग सिटी पर उतर आया। इस दबाव के नीचे समुद्र से निकले लेवल 1 और लेवल 2 बीस्ट्स तक भय से कांपने लगे। वे जमीन पर लेट गए और डर के मारे चीखने लगे। वो मिस्टर चिन है, ब्लैकस्टोन बेस वाला मिस्टर चिन। वो हमें बचाने आया है। खंडहरों में छिपे सर्वाइवर्स अपनी जगहों से निकलकर आसमान की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद थी। मैं जमीन से 1000 मीटर ऊपर खड़ा था। सामने 100 मीटर लंबा फुहाई एंशिएंट ड्रैगन था। उसके विशाल शरीर के सामने मैं चींटी जितना छोटा दिखाई देता था, लेकिन मेरे पीछे मौजूद 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन उससे भी ज्यादा भयावह लग रहा था, मानो किसी प्राचीन युग का दुस्वप्न जीवित हो उठा हो। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने मुझे घूरा। उसकी लाल आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने आसमान हिला देने वाली गर्जना की और अपना विशाल मुंह खोल दिया। इस बार पहले से 10 गुना बड़ा ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ मेरी ओर टूट पड़ा। वह किसी उल्का की तरह आसमान चीरता हुआ आया। मैंने उसकी ओर देखते हुए तिरस्कार से कहा, तुच्छ चाल। मेरी छाती पर मौजूद पेंगू टोटम अचानक फट पड़ा। मेरे पीछे पेंगू की विशाल छाया प्रकट हो गई। सामने आती हुई ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ को देखकर मैंने बचने की कोशिश तक नहीं की। मैंने बस धीरे से अपना दायां मुक्का उठाया। पंगु धर्मा फॉर्म की शक्ति मेरी छाती से फूट निकली। एक ऐसी ऊर्जा मेरे मुक्के पर इकट्ठा हुई जो मानो स्वयं आकाश को चीर सकती थी। अगले ही पल मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का चला दिया। थम! जैसे ही मेरा मुक्का ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ से टकराया, पूरा आसमान फटता हुआ महसूस हुआ। काली आग को हेवन स्प्लिटिंग पावर ने बीच से चीर दिया। वह 2 विशाल अग्नि तरंगों में बदलकर मेरे दोनों ओर से गुजर गई। नीचे जमीन पर 2000 मीटर लंबे जले हुए खड्ड बन गए। मैं उन दोनों अग्निसागरों के बीच खड़ा था। मेरा शरीर हिला तक नहीं। मेरे पीछे मौजूद पंगु फैंटम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी धुंधली आकृति पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई। मेरी छाती पर बना पेंगू टोटम गहरे सुनहरे प्रकाश से चमकने लगा। वही प्रकाश धीरे धीरे पेंगू फैंटम तक फैल गया। मैंने फुहाई एंशिएंट ड्रैगन की ओर देखकर मुस्कुराया। अब मेरी बारी है, बड़ी छिपकली। मेरे शब्द गिरते ही पेंगू टोटम पूरी तरह फट पड़ा। मेरे पीछे खड़ी पेंगू दार्मा फॉर्म अचानक कई दर्जन मीटर और ऊंची हो गई। उसकी मांसपेशियां पहाड़ों जैसी उभर आईं। उसकी आभा इतनी प्राचीन और विशाल थी मानो क्योस के आरंभ से कोई आदिम देवता निकल कर आ गया हो। उसके हाथ में हेवन स्प्लिटिंग पावर से बनी एक विशाल कुल्हाड़ी प्रकट होने लगी। वह धीरे धीरे भ्रम से वास्तविकता में बदल रही थी। उसकी धार पर बने गहरे सुनहरे दिव्य चिन्ह एक एक करके चमक उठे। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। उसी समय पांगु धर्मा फॉर्म ने भी हेवन स्प्लिटिंग जाइंट एक्स को ऊपर उठा लिया। एक इंसान, एक छाया, दोनों की हर हरकत पूरी तरह एक जैसी थी। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने पहली बार मौत का खतरा महसूस किया। उसकी लाल आंखों में डर उभर आया। उसने पागलों की तरह अपने विशाल शरीर को मोड़ना शुरू कर दिया और दूरी बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही पंगु धर्मा फॉर्म ने फुहाई एंशिएंट ड्रैगन को लॉक किया, उसके आसपास फैला काला धुंध जैसे जम सा गया।
मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और गरज कर कहा, पांगु ओपन्स द हेवंस। उसी पल मैंने अपना दायां हाथ नीचे घुमाया। मेरे पीछे खड़ी पांगु धार्मा फॉर्म ने भी वही मूवमेंट दोहराया। हेवन स्प्लिटिंग जायंट एक्स आसमान को चीरती हुई नीचे उतरी। सैकड़ों मीटर लंबी गहरे सुनहरे रंग की एक्स लाइट काले धुंध को काटती हुई आगे बढ़ी, मानो पूरे रात के आसमान को दो हिस्सों में बांट देगी। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने जान बचाने के लिए पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक्स लाइट सीधे उसकी विशाल बोन विंग्स पर गिरी। कड़क उसकी अजेय मानी जाने वाली पंखियां उसी पल टूटकर बिखर गईं। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन दर्द से भयानक गर्जना करने लगा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह उल्का की तरह जमीन की तरफ गिर पड़ा। लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। मैंने हवा में जोर से कदम रखा और मेरा शरीर गहरे सुनहरे प्रकाश में बदल गया। अगले ही पल मैं उसके ऊपर पहुंच चुका था। मेरे पीछे पांगु धार्मा फॉर्म भी उसी तरह आगे बढ़ी। मैंने मुट्ठी बांधी और पांगु धार्मा फॉर्म ने हेवन स्प्लिटिंग जायंट एक्स को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने मुश्किल से सिर उठाया। उसकी लाल आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अब टूट जा, और मुक्का आगे बढ़ा दिया। उसी समय पंगु धर्मा फॉर्म ने पूरी ताकत से जायंट एक्स से नीचे दे मारी। थमम! पूरी धरती हिल गई। एक्स सीधे फुहाई एंशिएंट ड्रैगन के सिर पर गिरी। हेवन स्प्लिटिंग पावर उसकी खोपड़ी के अंदर घुसकर पूरे शरीर में फैल गई। जांग सिटी के बाहरी इलाके की जमीन फट गई। कई दर्जन मीटर गहरा विशाल गड्ढा बन गया। चट्टानें आसमान में उड़ गईं। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन का विशाल शरीर उस गड्ढे में जा धंसा। उसकी आंखों की लाल रोशनी तेजी से बुझने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वह पूरी तरह मर चुका था। मेरे पीछे मौजूद पंगु धार्मा फॉर्म धीरे धीरे गायब हो गई। मैं गड्ढे के किनारे खड़ा था। मेरी छाती पर मौजूद पंगु टोटम अभी भी हल्की सुनहरी चमक दे रहा था। लेवल 5 बीस्ट किंग फुहाई एंशिएंट ड्रैगन खत्म हो चुका था। पूरी लड़ाई 3 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। काला धुंध हट गया और ब्लड मून की लाल रोशनी फिर से धरती पर फैल गई। मैंने लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ बंद कर दिया और मेरा शरीर फिर सामान्य आकार में लौट आया। मैं एंशिएंट ड्रैगन के सिर पर उतरा और हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल करके उसकी खोपड़ी खोल दी। अंदर से बास्केटबॉल जितना बड़ा एक क्रिस्टल कोर निकला जो काले और सुनहरे रंग की रोशनी छोड़ रहा था। उसके अंदर समुद्र जैसी विशाल ऊर्जा भरी हुई थी। मैंने संतुष्ट होकर उसे हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। अपने बीस्ट किंग की मौत के बाद बाकी सी बीस्ट्स पूरी तरह टूट गए। वे डर कर वापस समुद्र की तरफ भागने लगे। जांग सिटी बच गया। मिस्टर चिन ने हमें बचा लिया। धन्यवाद मिस्टर चिन। पूरे शहर में लोगों की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन मैंने इन जयकारों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ ली शान की तरफ देखा और कहा, ली शान, इतनी तारीफ की जरूरत नहीं है। अगर ऑर्डर फोर्स कल रात अपनी जान लगाकर रक्षा न करती तो शायद जियांग सिटी मेरे आने तक बचता ही नहीं। ली शान की आंखें लाल हो गईं। उसके पीछे खड़े कई अधिकारी भी चुपचाप सिर झुका चुके थे। मैंने आगे कहा, सर्वाइवर्स को जल्दी शिफ्ट करो, डिफेंस लाइन दोबारा बनाओ। बीस्ट टाइड सिर्फ शुरुआत थी, असली मुसीबत अभी बाकी है। ली शान ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए मिस्टर चिन, अगर आगे कोई लेवल 5 या उससे ऊपर का बीस्ट दिखाई दिया तो हम तुरंत आपको सूचना देंगे। मैंने जवाब दिया, लेवल 5 से ऊपर के बीस्ट मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर मैं वापस ब्लैकस्टोन बेस लौट आया। मॉनिटरिंग रूम में पहुंचकर मैंने मेज पर रखी चाय उठाई और एक घूंट लिया। चाय अभी भी गर्म है। ब्लैकस्टोन एयर रेड शेल्टर के सबसे नीचे वाले कोर चैम्बर में मैं ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। मेरे हाथ में फुहाई एंशिएंट ड्रैगन का लेवल 5 क्रिस्टल कोर था। इसके अंदर की ऊर्जा ब्लड पाइथन के क्रिस्टल कोर से कम 100 गुना ज्यादा थी। कोई आम अवेकनर इसे सीधे निगल लेता तो उसका शरीर फट जाता, लेकिन मैं अलग था। मैंने बिना हिचकिचाए क्रिस्टल कोर अपनी छाती पर रखा और प्राइमोर्डियल पावर को पूरी ताकत से चलाया। थम! बर्फ जैसी ठंडी काली ऊर्जा बाढ़ की तरह मेरे शरीर में घुस गई। मेरी त्वचा पर काला फ्रॉस्ट जमने लगा। हड्डियां दबाव से चरमराने लगी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, एक मरे हुए छिपकली के बच्चे की ऊर्जा मुझे दबा नहीं सकती। उसी समय पेंगु टोटम चमक उठा। हेवन स्प्लिटिंग पावर ने उस काली ऊर्जा को जबरदस्ती कुचल दिया और उसे शुद्ध ओरिजिन पावर में बदलकर मेरे शरीर में भेजना शुरू कर दिया। साथ ही मेरी पीठ पर मौजूद 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन टोटम गर्म होने लगा। ऐसा लगा जैसे 9 काले ड्रैगन मेरी त्वचा के नीचे धीरे धीरे घूम रहे हों। उस प्राचीन काले ताबूत पर बंधी पहली लाल जंजीर पूरी तरह कांपने लगी। फिर मेरी आत्मा की गहराई में एक टूटने की आवाज गूंजी। कड़क! पहली लाल जंजीर टूट गई। थम! काले ताबूत के अंदर से अथाह और रहस्यमयी ऊर्जा बाहर निकली।
मेरी आंखों के सामने अंतहीन अंधकार फैल गया। उस अंधकार के बीच प्राचीन ब्लैक कोफिन धीरे धीरे थोड़ा सा खुला। उसी पल अनगिनत जानकारियां मेरे दिमाग में भर गईं। 9 ड्रैगन्स कोफिन की पहली सील खुल चुकी थी। हिडन डोर एबिलिटी जाग चुकी थी। अब मैं बीस्ट क्रिस्टल कोर्स, बीस्ट कॉर्प्स, रेजिडुअल एनर्जी और दबे हुए टोटम्स की शक्ति को सीधे निगल सकता था। ब्लैक कॉफिन उस ऊर्जा को शुद्ध करके मेरे शरीर, हाफ लाइफ स्पेस और चारों फोरबिडन टोटम्स को मजबूत करेगा। इसका मतलब था कि अब हर लड़ाई मुझे और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। जैसे ही फुहाई एंशिएंट ड्रैगन का क्रिस्टल कोर पूरी तरह रिफाइन हुआ, मेरी फिजिकल रेल्म सीधे लेवल 5 पीक तक पहुंच गई। हाफ लाइफ स्पेस भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। उसके किनारे पर अब एक नया काला इलाका दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक कोफिन का कोई शैडो वर्ल्ड हो, पूरी तरह शांत, पूरी तरह अंधेरा और इतना गहरा कि उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे एक धुंधला सा एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन की बाकी जंजीरें खुलेंगी, हाफ लाइफ स्पेस के किनारे पर बना वह काला इलाका और भी ज्यादा डरावना बनता जाएगा। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। मेरी हड्डियों से गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। हिडन डिवावर एबिलिटी सच में कमाल की थी। अब से हर एग्जॉटिक बीस्ट मेरे लिए सिर्फ शिकार नहीं बल्कि पोषण था। अगली सुबह ब्लैकस्टोन बेस के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं एलॉय फ्लोर पर पालथी मारकर बैठा था। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन की हड्डियां और ड्रैगन टेंडन्स पूरी तरह निगलने और रिफाइन करने के बाद मेरे शरीर का ची और ब्लड पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुका था। 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन की पहली जंजीर खुल चुकी थी और हिडन डिवॉर एबिलिटी भी पूरी तरह मेरे शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। अब साधारण क्रिस्टल कोर्स से मुझे बहुत कम फायदा मिलने वाला था। अगर मुझे और ताकतवर बनना था तो मुझे कम से कम लेवल 4 या उससे ऊपर के एक्सोटिक बीस्ट्स का शिकार करना ही पड़ेगा। तभी शू शाओ अंदर आया। उसकी आंखों में जोश भरा हुआ था। ब्रदर ली, कल रात आपने अकेले लेवल 5 एंशिएंट ड्रैगन मार दिया। मैं और जेंगशिनी तो लड़ाई में शामिल भी नहीं हो पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों सिर्फ बोझ बनकर रह जाएंगे। उसी समय दूसरी तरफ से जेंगशिनी भी आ गई। उसने काला कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन रखा था। उसके लंबे बाल बंधे हुए थे। उसकी ठंडी आंखों में भी पहली बार लड़ने की तीव्र इच्छा दिखाई दे रही थी। मुझे भी असली लड़ाई चाहिए। सिर्फ टोटम की ताकत होने से कोई मजबूत नहीं बन जाता। मैंने दोनों की तरफ देखा और सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। तुम दोनों के टोटम्स टॉप टियर बैटल टोटम्स हैं। शू शाओ का नेजा और अर्लंग शेन और जंगशनी का 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन। इनकी क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन अपोकलिप्स में पोटेंशियल और कॉम्बैट पावर एक जैसी चीज नहीं होती। असली ताकत लड़ाई से निकलती है। मैं खड़ा हो गया। तो फिर चलते हैं। शू शाओ की आंखें चमक उठी। कहा? मैंने मिलिट्री शेयर्ड मैप खोल दिया। जियांग सिटी के आसपास का पूरा इलाका लाल बिंदुओं से भरा हुआ था। ये सभी बीस्ट एक्टिविटी जोन्स थे। उनमें से साउथ सबर्ब इंडस्ट्रियल पार्क सबसे ज्यादा चमक रहा था। मिलिट्री ने उसे हाई रिस्क जोन घोषित किया हुआ था। मैंने उस जगह की ओर इशारा किया। साउथ सबर्ब इंडस्ट्रियल पार्क कल रात सी बीस्ट टाइड के बाद वहां एक बड़ा बीस्ट नेस्ट बन गया है। मिलिट्री रिकनेसेंस के मुताबिक अंदर कम से कम 3 लेवल 4 बीस्ट्स हैं। साथ में लेवल 2 और लेवल 3 एक्सोटिक बीस्ट्स की बड़ी संख्या भी है। शू शाओ हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, ज्यादा मॉन्स्टर्स मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस। जेंगशिनी ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोली, ये इंडस्ट्रियल पार्क नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री कैंप के ज्यादा दूर नहीं है। अगर वहां के बीस्ट्स फैल गए तो सर्वाइवर्स इवैक्यूएशन रूट खतरे में पड़ जाएगा। यानी हम ट्रेनिंग भी करेंगे और मिलिट्री की मदद भी। मैंने तुरंत लीशान को कॉल किया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई दिया। पिछली रात की तुलना में वह थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन थकान अब भी साफ दिख रही थी। मिस्टर चिन, क्या आपको मिलिट्री की किसी मदद की जरूरत है? मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। साउथ सबर्ब इंडस्ट्रियल पार्क, मैं वहां सफाई करने जा रहा हूं। अंदर लेवल 4 बीस्ट नेस्ट है। ली शान का चेहरा तुरंत चमक उठा। मिस्टर चिन, हम भी उसी इलाके के लिए सपोर्ट रिक्वेस्ट तैयार कर रहे थे। वहां कई केमिकल वेयर हाउसेस हैं। अगर बीस्ट उन्हें नष्ट कर दें तो जहरीली गैस पूरे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कैंप तक फैल सकती है। अगर आप कार्रवाई करने जा रहे हैं तो मिलिट्री तुरंत ड्रोन सपोर्ट, रियल टाइम डिटेक्शन और एरिया लॉकडाउन दे सकती है। मैंने सिर हिलाया। पेरिमीटर तुम्हारे लोग संभालो। अंदर मैं, शू शाओ और जेंगशिनी जाएंगे। ये उनके कॉम्बैट ट्रेनिंग का हिस्सा है। ली शान तुरंत समझ गया। ठीक है। मिलिट्री बाहर क्वारंटाइन लाइन बना देगी ताकि कोई बीस्ट भाग ना सके। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर चिन, कृपया सावधान रहिए। मैं हल्का मुस्कुराया। जिन बीस्ट्स का सामना हम करने जा रहे हैं, सावधान तो उन्हें रहना चाहिए। 10 मिनट बाद ब्लैकस्टोन बेस का साइड गेट खुला। अंडरग्राउंड गैराज से एक मॉडिफाइड ब्लैक हेवी ड्यूटी ऑफ रोड व्हीकल बाहर निकला।
उसकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ आर्मर से ढकी हुई थी। टायरों के बाहर एलॉय स्पाइक गार्ड्स लगे थे। छत पर ऑटोमेटिक मशीन गन भी फिट थी। शू शाओ पैसेंजर सीट पर बैठा हाथ रगड़ रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। जेंग शिनी पीछे की सीट पर बैठी थी। उसके हाथ में शुआन त्यान डिवाइन स्वॉर्ड की हल्की छाया दिखाई दे रही थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और एक्सेलरेटर दबा दिया। इंजन ने दहाड़ मारी और गाड़ी ब्लैकस्टोन बेस से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर काला धुंध अभी पूरी तरह नहीं छंटा था। सड़क के दोनों तरफ टूटी हुई गाड़ियां और बीस्ट अटैक के निशान दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में कुछ लो लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स गाड़ी के पास आने की कोशिश करते, लेकिन छत पर लगी ऑटोमेटिक मशीन गन उन्हें तुरंत टुकड़ों में उड़ा देती। आधे घंटे बाद साउथ सबर्ब इंडस्ट्रियल पार्क हमारी नजरों के सामने था। जो जगह कभी आधुनिक और रोशनी से भरा हुआ औद्योगिक क्षेत्र थी, अब वह पूरी तरह राक्षसों का अड्डा बन चुकी थी। फैक्ट्रियां टूट चुकी थीं, पाइप मुड़ चुके थे, हवा में जहरीले रसायनों की तेज बदबू तैर रही थी। शू शाओ ने गाड़ी का दरवाजा खोला और कूद कर बाहर आ गया। ब्रदर ली, प्लान क्या है? मैंने इंडस्ट्रियल पार्क की गहराई में महसूस हो रही 3 शक्तिशाली आभाओं की तरफ देखा। अंदर 2 लेवल 4 आयरन क्लैड लिजर्ड्स हैं और एक लेवल 4 पॉइजन लॉर्ड। इनके अलावा 100 से ज्यादा लेवल 2 और लेवल 3 एक्सोटिक बीस्ट्स भी हैं। मेरे लिए अब ये बीस्ट ज्यादा मायने नहीं रखते थे, लेकिन शुशाओ और जेंग शिनी के लिए ये परफेक्ट ट्रेनिंग टारगेट्स थे। मैंने अपना हाथ उठाया। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग कोफिन हल्का कांपा। एक अदृश्य दबाव पूरे इंडस्ट्रियल पार्क पर फैल गया। सभी लो लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स की गति तुरंत धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पीठ पर कोई भारी पहाड़ रख दिया गया हो, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। दबाव सिर्फ इतना था कि उनकी ताकत और स्पीड कम हो जाए, जबकि शू शाओ और जेंग शिनी की लड़ाई पर असर न पड़े। मैंने दोनों की तरफ देखा। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। लेवल 2 और लेवल 3 बीस्ट्स तुम दोनों साफ करोगे और लेवल 4 बीस्ट्स भी तुम्हें खुद मारने होंगे। मैं सिर्फ देखूंगा। जब तक तुम्हारी जान खतरे में न हो, मैं मदद नहीं करूंगा। शू शाओ जोर से हंसा। यही तो चाहिए था। उसके शब्द खत्म होते ही उसके दाएं हाथ पर मौजूद एयर लांग शेन टोटम अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसके पीछे कवच पहने हुए एक दिव्य योद्धा की विशाल छाया धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके हाथ में एक लंबा युद्ध भाला था। जैसे ही हेवनली आई खुली, सुनहरी रोशनी की एक चमक शू शाओ की भौहों के बीच दिखाई दी। तीसरी आंख की एक छाया धीरे धीरे खुलने लगी। एक पल में उसके आसपास की दुनिया बेहद साफ हो गई। दोनों म्यूटेटेड आयरन क्लैड लिजर्ड्स की हर हरकत, उनकी मांसपेशियों का सिकुड़ना, उनकी स्केल आर्मर का खुलना और बंद होना, यहां तक कि उनके शरीर के कमजोर हिस्से भी हेवनली आई के सामने छिप नहीं पाए। शू शाओ के होठों पर मुस्कान आई। मिल गई तुम्हारी कमजोरी। उसने 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और जोर से जमीन पर पैर पटका। थम। उसके पैरों के नीचे मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। अगले ही पल वह तीर की तरह आगे बढ़ा और पहले आयरन क्लैड लिजर्ड के सामने पहुंच गया। उसने ब्लेड को ऊपर उठाया। सुनहरी रोशनी ब्लेड पर फूट पड़ी। अर्थ स्प्लिटिंग स्लैश। ब्लेड बिजली की तरह नीचे गिरी। कड़ाक। धातु के टकराने जैसी आवाज गूंजी। शू शाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। वार बिल्कुल सही जगह लगा था, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। आयरन क्लैड लिजर्ड की स्केल आर्मर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मोटी थी। ब्लेड मुश्किल से आधा इंच अंदर घुस पाई और हड्डी नुमा कवच में अटक गई। ओह, बुरा हुआ। तभी आयरन क्लैड लिजर्ड तेजी से घूम गया। उसकी मोटी पूंछ हवा चीरती हुई शू शाओ की तरफ आई। उसके पास ब्लेड निकालने का समय नहीं था। उसे हथियार छोड़कर पीछे हटना पड़ा। फिर भी पूंछ का किनारा उसकी छाती से टकरा गया। धम। शू शाओ हवा में उछलकर पीछे खड़े एक पुराने ऑयल टैंकर ट्रक से जा टकराया। टैंकर का धातु का ढांचा अंदर तक धंस गया। शू शाओ के मुंह से दर्द भरी कराह निकली। उसके होंठों के किनारे से खून बहने लगा। कमाल है, ये चीज तो सच में काफी सख्त है। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन मैंने कोई कदम नहीं उठाया। जेंग शिनी ने मेरी तरफ देखा। ब्रोदर ली, आप इतने शांत क्यों हैं? मैंने बिना भाव बदले कहा, वो नहीं मरेगा, उसे खुद लड़ने दो। शू शाओ धीरे धीरे टैंकर के मलबे से बाहर निकला। उसने मुंह का खून पोंछा, लेकिन उसकी आंखों का जोश और भी बढ़ चुका था। तभी दोनों आयरन क्लैड लिजर्ड्स ने एक साथ हमला कर दिया। पहला सामने से और दूसरा बगल से उसकी भागने की जगह रोकने लगा। इस बार शू शाओ ने जल्दबाजी नहीं की। उसकी हेवनली आई और ज्यादा चमक उठी। उसके लिए दुनिया जैसे धीमी हो गई। आयरन क्लैड लिजर्ड्स के हर कदम, हर स्केल की हरकत और हर मसल कॉन्ट्रैक्शन साफ दिखाई देने लगी। पहला आयरन क्लैड लिजर्ड उसके सामने पहुंचा और अपना विशाल जबड़ा खोल दिया।
बदबूदार खून जैसी सांस उसके चेहरे पर लगी। ठीक उसी पल शू शाओ पीछे की तरफ झुक गया। उसके दांत उसके चेहरे को छूते छूते रह गए। उसी समय उसने फिर से जमीन पर पैर पटका और फिसलते हुए बीस्ट के पेट के नीचे पहुंच गया। हेवनली आई ने तुरंत निशाना लॉक कर लिया। दिल के नीचे तीसरी सॉफ्ट स्केल, शू शो गर्जा अर्लंगशन, डीमन स्लेइंग। उसके पीछे अर्लंगशन की धर्मा फॉर्म ने भी अपना ब्लेड घुमाया। 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड नीचे से ऊपर की तरफ बिजली की तरह उठी। इस बार ब्लेड ने सॉफ्ट आर्मर को चीर दिया। छपाक! ब्लेड सीधे आयरन क्लैड लिजर्ड के पेट में घुस गई। बीस्ट दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर बुरी तरह मरोड़ खाने लगा। शू शाओ की बाहों की नसें फूल गईं। उसने पूरी ताकत से ब्लेड ऊपर खींच दी। खुल जा चीरर! आयरन क्लैड लिजर्ड का पेट पूरी तरह फट गया। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ सेकंड तड़पने के बाद शांत हो गया। लेकिन शू शाओ को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। दूसरा आयरन क्लैड लिजर्ड पीछे से झपटा। उसने शू शाओ पर हमला नहीं किया। उसकी दिशा अचानक बदल गई। वह सीधे बगल में मौजूद आधे टूटे केमिकल स्टोरेज टैंक की तरफ भागा। जंग शिनी का चेहरा बदल गया। यह टैंक तोड़ना चाहता है। अगर टैंक फट जाता तो जहरीली गैस पूरे इंडस्ट्रियल पार्क में फैल जाती। शू शाओ ने सिर उठाया। उसकी हेवनली आई की रोशनी अचानक और तेज हो गई। भागने नहीं दूंगा। उसने 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन में गाड़ दिया। उसके पीछे अर्लंगशन की धार्मा फॉर्म और ज्यादा स्पष्ट हो गई। धार्मा फॉर्म की हेवनली आई भी खुल गई। 2 सुनहरी किरणें हवा में मिली और सीधे दूसरे आयरन क्लाड लार्जर्ड पर जा टिकी। हेवनली आई अनसोल लॉक! अगले ही पल आयरन क्लाड लार्जर्ड का विशाल शरीर झटके से रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उसे बांध दिया हो। वह पूरी ताकत से छटपटाया। उसके पंजों ने जमीन पर गहरी खाइयां बना दी, लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। शू शाओ का चेहरा तेजी से पीला पड़ रहा था। यह तकनीक उसकी मौजूदा ताकत पर बहुत भारी पड़ रही थी। फिर भी उसकी आंखों में जोश भरा हुआ था। उसने मुस्कुराकर सिर उठाया। ये वार तुम्हारे लिए काफी है। उसी समय आसमान में फैला काला धुंध सुनहरी रोशनी से फट गया। बादलों के बीच एक विशाल 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड की छाया दिखाई दी। उसकी लंबाई कई दर्जन मीटर थी। उस पर बहती सुनहरी रोशनी किसी दिव्य दंड जैसी लग रही थी। पूरे इंडस्ट्रियल पार्क की हवा जैसे जम गई। शू शाओ ने जमीन में गड़ी ब्लेड खींच ली और उसे आयरन क्लैड लिजर्ड की तरफ तान दिया। हेवंस पनिशमेंट! अगले ही पल आसमान से वह विशाल ब्लेड शैडो बिजली की तरह नीचे गिरी। धमम! सुनहरी ब्लेड सीधे आयरन क्लैड लिजर्ड के सिर पर आ गिरी। उसकी भारी काली आर्मर एक पल में टूट गई। विशाल शरीर जमीन में धंस गया। कई दर्जन मीटर लंबी दरार चारों तरफ फैल गई। पत्थर आसमान में उड़ गए। धूल और धुआं हर तरफ छा गया। जब सुनहरी रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई तब लेवल 4 आयरन क्लैड लिजर्ड गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ था। उसके शरीर में अब कोई हरकत नहीं थी। शू शाओ एक घुटने पर बैठ गया। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी भौहों के बीच मौजूद हेवनली आई धीरे धीरे बंद हो गई। दाहिने हाथ पर बना एरलंगशन टोटम भी कुछ फीका पड़ गया था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान छिप नहीं रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ब्रदर ली, ये मूव कितना कूल था ना। मैंने फैक्ट्री के बीचों बीच बनी लंबी दरार को देखा और सिर हिलाया। बुरा नहीं था, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। शू शाओ हंस पड़ा। कूल दिखने के लिए थोड़ा खर्च तो चलता है। इतना कहकर वह दोनों आयरन क्लैड लिजर्ड्स के सिर से लेवल 4 क्रिस्टल कोर्स निकालने में लग गया। जैसे ही शू शाओ ने दोनों लेवल 4 क्रिस्टल कोर्स हाथ में लिए, उसके दाएं हाथ पर बने अर्लंग शेन टोटम में हल्की गर्मी फैल गई। उसकी भौहों के बीच हेवनली आई की छाया भी टिमटिमाने लगी। साफ था कि लगातार 2 लेवल 4 आयरन क्लैड लिजर्ड्स को मारने के बाद उसका टोटम पूरी तरह बैटल स्टेट में आ चुका था। उसके बॉटलनेक में भी डील पड़ने लगी थी, लेकिन उसने तुरंत क्रिस्टल कोर्स को एब्सॉर्ब करने की कोशिश नहीं की। अभी अभी उसने हेवनली आई और हेवन पनिशमेंट जैसी भारी टेक्निक्स लगातार इस्तेमाल की थी। उसके शरीर का ची और ब्लड लगभग खत्म हो चुका था। इस हालत में जबरदस्ती लेवल 4 क्रिस्टल कोर निकलना ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि खुदकुशी होती। शू शाओ ने दोनों क्रिस्टल कोर्स बैग में डाल ली और हंसते हुए बोला, ब्रदर ली, वापस जाकर आराम से इन्हें पचाऊंगा। मैंने सिर हिलाया। तभी इंडस्ट्रियल पार्क की गहराई से एक तीखी चीख सुनाई दी। आधी टूटी हुई फैक्ट्री अचानक फट गई और उसके अंदर से गहरा हरा जहरीला धुंध समुद्री लहर की तरह बाहर निकल आया। मलबे के बीच से ट्रक जितना बड़ा एक पॉइजन मिस्ट स्पाइडर धीरे धीरे बाहर निकला। उसके 8 पैर लंबे भालों जैसे थे। उसके पेट से लगातार जहरीला धुआं निकल रहा था। आसपास की लोहे की पाइपें उसके संपर्क में आते ही सड़ने लगीं।
यही लेवल 4 बीस्ट पॉइजन मिस्ट लॉर्ड था। शू शाओ आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये वाला जेंग शीनी का है। शू शाओ रुक गया। दूसरी तरफ जेंग शीनी पहले ही शुआनटियन डिवाइन स्वॉर्ड कसकर पकड़ चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। 9 हेवंस मिस्टीरियस मैडन टोटम का सबसे बड़ा गुण प्यूरिफिकेशन था। पॉइजन एट्रीब्यूट वाले बीस्ट उसके लिए सबसे सही ट्रेनिंग टारगेट थे। जेंग शीनी की आवाज शांत और ठंडी थी। इसे मुझे संभालने दो। पॉइजन मिस्टर स्पाइडर की 8 लाल आंखें एक साथ उस पर टिक गईं। अगले ही पल उसके पेट ने जोर से फूलकर जहरीले धुएं का विशाल सैलाब बाहर उगल दिया। गहरा हरा पॉइजन मिस्ट पूरे इलाके में फैल गया, लेकिन जंगशिनी पीछे नहीं हटी। उसके पीछे मौजूद 6 पंख धीरे धीरे खुल गए। उसके शरीर से शुद्ध सफेद रोशनी फैलने लगी। 9 हेवंस मिस्टीरियस मैडन की प्यूरिफिकेशन डोमेन चुपचाप सक्रिय हो गई। जैसे ही जहरीला धुआं उस सफेद रोशनी से टकराया, इससे सत की आवाज गूंज उठी। बड़ी मात्रा में पॉइजन मिस्ट सफेद धुएं में बदलने लगा। लेकिन पॉइजन मिस्ट स्पाइडर सिर्फ जहर फेंकने वाला बीस्ट नहीं था। उसके 8 पैर जमीन में ठंस गए। अगले ही पल चारों तरफ से जहरीले स्पाइडर थ्रेड्स निकल पड़े। वे हर दिशा से जेंग शिनी को जकड़ने दौड़े। जेंग शिनी ने तलवार घुमाकर सामने के थ्रेड्स काट दिए, लेकिन बगल और पीछे से और ज्यादा थ्रेड्स निकल आए। उनमें से एक उसके कॉम्बैट सूट को छू गया। कपड़ा तुरंत सड़ गया और उसकी त्वचा पर हल्का नीला काला निशान उभर आया। शू शाओ का चेहरा बदल गया। सावधान, लेकिन जंगशिनी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने बाएं हाथ से घाव को छुआ। 9 हेवंस मिस्टीरियस मैडन टोटम हल्का चमका। कुछ ही सेकंड में जहर उसके शरीर से बाहर निकल गया। मैं ठीक हूं? उसने पॉइजन मिस्ट स्पाइडर की तरफ देखा। उसकी आंखें और भी शांत हो गईं। ये सिर्फ जहर नहीं फैला रहा, ये पूरा जाल बिछा रहा है। मैं दूर खड़ा यह सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। जेंग शिनी की कॉम्बैट टैलेंट मेरी उम्मीद से भी बेहतर थी। पूरे फैक्ट्री रूइंस में फैले स्पाइडर थ्रेड्स अब हल्की हरी रोशनी छोड़ रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका जहरीले जाल में बदल गया। अगर कोई गलत कदम रखता तो तुरंत फंस जाता। जेंग शिनी ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके पीछे 9 हेवंस मिस्टीरियस मैडन धर्म फॉर्म उभर आई, लेकिन इस बार उसने डोमेन को फैलाने के बजाय सिर्फ अपने आसपास 3 मीटर के दायरे में सीमित कर दिया। डोमेन छोटा हुआ, लेकिन प्यूरिफिकेशन पावर कई गुना बढ़ गई। उसने पहला कदम बढ़ाया। उसके पैर के नीचे मौजूद जहरीला जाल तुरंत राख बन गया। दूसरा कदम, तीसरा कदम। हर कदम के साथ पॉइजन थ्रेड सफेद धुएं में बदलते गए। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वह किसी चांदनी की किरण की तरह पॉइजन वेब के बीच से गुजर रही थी। मूनलाइट वॉक, पॉइजन मिस्ट। स्पाइडर की 8 आंखें तेजी से घूम रही थीं, लेकिन वह जांग शिनी की असली स्थिति पकड़ नहीं पा रहा था। अचानक पॉइजन मिस्ट स्पाइडर हवा में उछला और लगभग तरल रूप में बदला हुआ एक विशाल पॉइजन ऑर्ब बाहर फेंका। जहरीला गोला हवा तक को उगलाने लगा। उसी पल जेंग शीनी ने आंखें खोल दी। शुआनत्यान डिवाइन स्वॉर्ड चमक उठा। एक सफेद स्वॉर्ड लाइट बिजली की तरह निकली और पॉइजन ऑनर्ब को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। जहरीला तरल दोनों तरफ गिरा और जमीन पर 2 बड़े गड्ढे बना दिए। लेकिन तब तक जेंग शिनी पॉइजन रेन को पार कर चुकी थी। वह सीधे पॉइजन मिस्ट स्पाइडर के नीचे पहुंच गई। उसने तलवार दोनों हाथों से पकड़ ली। उसके पीछे मौजूद 6 विंग्ड स्प्रिट फॉर्म की सारी प्यूरिफिकेशन पावर तलवार की नोक पर जमा होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में अब सिर्फ वही सफेद रोशनी बची हो। 9 हेवंस प्योर वर्ल्ड सोर्ड। सफेद सोर्ड लाइट आसमान की तरफ उठी और अगले ही पल पॉइजन मिस्ट स्पाइडर के विशाल शरीर को आर पार चीर गई। बीस्ट दर्द से चीख उठा। उसके 8 पैर बेतहाशा तड़पने लगे, लेकिन प्यूरिफिकेशन पावर घाव के अंदर घुस चुकी थी। उसने स्पाइडर के शरीर के अंदर मौजूद पॉइजन सैक को सीधे जला डाला। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर का विशाल शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके शरीर से निकलता जहरीला धुआं फैलने से पहले ही प्यूरिफिकेशन डोमेन ने उसे पूरी तरह दबा दिया। लेवल 4 पॉइजन मिस्ट लॉर्ड मारा जा चुका था। उसके सिर के पीछे से एक गहरा हरा क्रिस्टल कोर लुढ़क कर बाहर आया। जेंग शिनी झुकी और उसे उठा लिया। उसके हाथ में सफेद रोशनी चमकी और क्रिस्टल कोर पर चिपकी सारी जहरीली गैस तुरंत साफ हो गई। लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल कोर पकड़ा, उसके पीछे 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन धर्माफॉर्म हल्का कांप गई। उस क्रिस्टल कोर के अंदर मौजूद जहरीली ऊर्जा टोटम के साथ टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टोटम उसे स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर रहा हो, लेकिन साथ ही प्यूरिफिकेशन पावर उसे दबा भी रही थी। जांग शिनी की ऑरा थोड़ी हिल गई, लेकिन उसने क्रिस्टल कोर अब्सॉर्ब करने की कोशिश नहीं की। लेवल 4 पॉइजन क्रिस्टल कोर के अंदर मौजूद ऊर्जा बेहद हिंसक थी। ऊपर से उसमें पोल्यूशन भी भरा हुआ था। अगर कोई उसे सीधे अब्सॉर्ब कर लेता तो कम से कम गंभीर चोट खाता,
और ज्यादा खराब स्थिति में टोटम तक दूषित हो सकता था। जांग शिनी ने क्रिस्टल कोर संभाल कर रख लिया और मेरी तरफ देखा। ब्रदर ली, मैंने सिर हिलाया। पहले इसे रख लो, बेस वापस पहुंचने के बाद मैं इसके अंदर की पोल्यूशन एनर्जी फिल्टर कर दूंगा। जंगशिनी ने हल्के से सिर हिलाया। शुशाओ तो पूरी तरह हैरान था। वाह, इतनी सोच समझ कर लड़ाई लड़ती हो, और अभी जो स्वॉर्ड लाइट छोड़ी थी वो तो मेरे अटैक से भी ज्यादा कूल थी। जांग शिनी ने श्वंतियन डिवाइन सोर्ड वापस रखी और शांत स्वर में बोली, हर टेक्निक का अपना काम होता है। शुशाओ तुरंत हंस पड़ा। सही बात है। मैं आगे बढ़ा और दोनों को देखा। पता है तुम दोनों ने अभी क्या गलती की? शुशाओ ने सिर खुजाया। मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर गया? मैंने सिर हिलाया। आयरन क्लैड लिजर्ड की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिफेंस से थी। तुमने उसकी पूरी ताकत समझे बिना पहला अटैक पूरी शक्ति से कर दिया। इसी वजह से ब्लेड फंस गई। अगर उसकी पूंछ ठीक से लग जाती तो कम से कम 3 पसलियां टूट जाती। याद रखना, पहले दुश्मन को समझो, फिर पूरी ताकत लगाओ। फिर मैंने जेंग शीनी की तरफ देखा। और तुम प्यूरिफिकेशन डोमेन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। जहर को शुद्ध कर सकती हो, लेकिन स्पाइडर सिल्क, टेरेन ट्रैप्स और बैटलफील्ड कंट्रोल सिर्फ पॉइजन नहीं होते। भविष्य में पोल्यूशन टाइप बीस्ट्स से लड़ते समय सिर्फ जहर पर ध्यान मत देना, यह भी देखना कि वह बैटलफील्ड कैसे तैयार कर रहा है। जंग शिनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गई। मैंने आगे कहा, अब क्रिस्टल कोर्स की बात। लो लेवल क्रिस्टल कोर्स रियलम स्टेबल करने के लिए ठीक है, लेकिन ग्रेड 3 से ऊपर के क्रिस्टल कोर्स, खासकर लेवल 4 क्रिस्टल कोर्स, बैटलफील्ड में कभी सीधे एब्जॉर्ब मत करना। शू शाओ ने हैरानी से पूछा। लेकिन अभी तो मुझे लगा अर्लंगशन टोटम आग पकड़ने वाला है। मैंने समझाया, वो टोटम रेजोनेंस था। इसका मतलब है कि तुम्हारा बॉटल नेक ढीला हो चुका है। लेकिन क्रिस्टल कोर के अंदर सिर्फ एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर बीस्ट का बचा हुआ रेज, विल और पोल्यूशन भी होता है। लो लेवल क्रिस्टल कोर्स में समस्या कम होती है, लेकिन हाई लेवल क्रिस्टल कोर को प्रोसेस किए बिना एब्जॉर्ब करोगे तो टोटम बैकलैश हो सकता है, और ज्यादा खराब हालत में टोटम कंटेमिनेटेड भी हो सकता है। जेंग शिनी ने अपने हाथ में मौजूद पॉइजन मिस्ट लॉर्ड के क्रिस्टल कोर की तरफ देखा। ऊपर से तो वह साफ हो चुका था, लेकिन अंदर अब भी गहरा हरा धुंध बह रहा था। वह तुरंत समझ गई। मतलब पहले इसे फिल्टर करना होगा? मैंने सिर हिलाया। बेस लौटने के बाद मैं हिडन डवोर एबिलिटी से इसके अंदर का पोल्यूशन और वायलेंट विल निकाल दूंगा। उसके बाद सिर्फ शुद्ध टोटम एनर्जी बचेगी, तभी इसे सुरक्षित तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जल्द ही साउथ सबर्ब इंडस्ट्रियल पार्क के सारे क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा कर लिए गए। कुल मिलाकर कई 100 लो लेवल क्रिस्टल कोर्स, 20 से ज्यादा लेवल 3 क्रिस्टल कोर्स और 3 लेवल 4 क्रिस्टल कोर्स मिले। पॉइजन मिस्ट लॉर्ड का लेवल 4 क्रिस्टल कोर जंग शिनी के पास गया, जबकि 2 आयरन क्लैड लिजर्ड्स के लेवल 4 क्रिस्टल कोर्स शू शाओ को मिले। उसी समय लाई शान की वीडियो कॉल आ गई। ड्रोन फुटेज देखकर वह साफ राहत की सांस ले रहा था। मिस्टर चिन, साउथ सबर्ब इंडस्ट्रियल पार्क का बीस्ट नेस्ट पूरी तरह साफ हो चुका है। नॉर्दर्न कैंप के ऊपर मंडरा रहा केमिकल पॉल्यूशन का खतरा खत्म हो गया है। मिलिट्री आपकी और आपके साथियों की मदद के लिए आभारी है। मैंने सिर हिलाया। वैसे भी इन्हें रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग की जरूरत थी। लीशान एक पल के लिए चुप रह गया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर चिन, मिलिट्री के लिए यह हाई रिस्क बीस्ट नेस्ट था और आपके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड। मैंने शुशाओ और जेंग शिनी की तरफ देखा। दोनों की औंधा पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और मजबूत हो चुकी थी। ये ट्रेनिंग पूरी तरह सफल रही थी। मैंने लिशान से कहा, आगे से अगर लेवल 4 या उससे ऊपर का बीस्ट नेस्ट मिले तो कू नर्डिनेट सीधे भेज देना। अगर हमारी योजना में बाधा नहीं होगी तो हम जाकर साफ कर देंगे। लिशान ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया, मैं आपकी बात लॉन्ग शवे तक पहुंचा दूंगा। कॉल खत्म होने के बाद मैंने दूर छंटते हुए काले धुंध की तरफ देखा। साउथ सबर्ब इंडस्ट्रियल पार्क सिर्फ शुरुआत थी। जियांग सिटी के आसपास ऐसे कई बीस्ट नेस्ट्स मौजूद थे। आम सर्वाइवर्स के लिए वे मौत के इलाके थे, लेकिन हमारे लिए वे सबसे अच्छे ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे। हालांकि अभी और शिकार करने का समय नहीं था। शू शाओ और जेंग शिनी दोनों ने अभी अभी कठिन लड़ाई लड़ी थी। उनके बॉटलनेक्स खुल चुके थे। अब उन्हें क्रिस्टल कोर्स की एनर्जी को अपनी असली ताकत में बदलना था। ब्लैकस्टोन बेस लौटने के बाद मैंने दाहिना हाथ उठाया। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन हल्का गर्म हो उठा। हिडन डिवावर एबिलिटी चुपचाप सक्रिय हो गई। मेरे पीछे ब्लैक कॉफिन की छाया उभरी। तीनों लेवल 4 क्रिस्टल कोर्स के अंदर से काले धुएं जैसी पॉल्यूशन एनर्जी और वायलेंट विल धीरे धीरे बाहर निकाले जाने लगे। अगर कोई साधारण अवेगनर इन्हें सीधे एब्जॉर्ब करता तो उसे अपनी विल पावर के दम पर इस पॉल्यूशन को झेलना पड़ता। सफल हुआ तो ताकत बढ़ती, असफल हुआ तो टोटम बैकलैश होता। लेकिन 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन के सामने यह पोल्यूशन सबसे अच्छा भोजन था।
ब्लैक कॉफिन हल्का कांपा और सारी अशुद्धियां निगल ली गईं। कुछ ही देर में तीनों क्रिस्टल कोर्स बिल्कुल शुद्ध हो गए। मैंने 2 क्रिस्टल कोर्स शू शाओ को दिए और पॉइजन मिस्ट लॉर्ड का क्रिस्टल कोर जांग शिनी को सौंप दिया। शू शाओ हंस पड़ा। थैंक्स ब्रदर ली, जैंग शिनी ने भी धीरे से कहा। धन्यवाद। अगले ही पल दोनों ने क्रिस्टल कोर्स एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। सबसे पहले शू शाओ के शरीर में बदलाव आया। उसके दाहिने हाथ पर अर्लंगशन टोटम चमकने लगा। उसकी भौहों के बीच एक पतली दरार खुली और हेवनली आई की सुनहरी छाया उभर आई। उसके पीछे अर्लंगशन दार्मा फॉर्म पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई। दूसरी तरफ शेंग शिनी का परिवर्तन और भी आश्चर्यजनक था। पॉइजन मिस्ट लॉर्ड के क्रिस्टल कोर की ऊर्जा उसके शरीर में जाकर शुद्ध सफेद रोशनी में बदलने लगी। उसके पीछे 9 हेवंस मिस्टीरियस मैडन टोटम के 6 सफेद ऊर्जा पंख फैल गए। उसके हाथ में शुआंतियान डिवाइन स्वॉर्ड की एक नई और ज्यादा शक्तिशाली छाया बन गई। आधे घंटे बाद दोनों की ओरा एक साथ फूट पड़ी। शू शाओ ने सबसे पहले आंखें खोली। उसकी ताकत सीधे मिड लेवल 4 से बढ़कर पीक लेवल 4 तक पहुंच चुकी थी। जांग शिनी की ओरा भी लगातार बढ़ती रही। 9 हेवंस मिस्टीरियस मैडन थर्म फॉर्म पहले से कहीं ज्यादा ठोस और शक्तिशाली हो गई। आखिरकार वह भी पीक लेवल 4 पर पहुंच गई। शू शाओ ने उत्साह में जमीन पर मुक्का मारा। थम फर्श पर एक छोटा गड्ढा बन गया। कमाल है, यही पीक लेवल 4 की ताकत है। मुझे लगता है मैं अभी पहाड़ भी तोड़ सकता हूं। जेंग शिनी ने अपनी फीदर रॉब समेटी और आंखें खोली। वह उतनी उत्साहित नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ खुशी थी। मेरी प्यूरिफिकेशन डोमेन का रेंज 3 गुना बढ़ गया है। अगर भविष्य में बड़े पैमाने पर पॉइजन मिस्ट या मेंटल पोल्यूशन बीस्ट्स आए तो मैं काफी बड़ा सेफ जोन बना सकती हूं। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। तभी ली शान की वीडियो कॉल फिर से आ गई। स्क्रीन पर आते ही उसकी नजर हम तीनों पर पड़ी और वह साफ तौर पर चौंक गया। मिस्टर चिन, साउथ सबर्ब इंडस्ट्रियल पार्क का हाई रिस्क नेस्ट आज ही खत्म हो गया। नॉर्दर्न कैंप का दबाव काफी कम हो गया है। लॉन्ग शुआई ने विशेष रूप से अपनी तरफ से धन्यवाद कहने को कहा है। कॉल खत्म होने के बाद शू शाओ खिंचाव लेते हुए बोला, ब्रोदली, तो कल फिर मॉन्स्टर हंटिंग पर चलेंगे। मैंने स्क्रीन पर लगातार चमक रहे पूरे देश के एक्सोटिक बीस्ट अलर्ट्स की तरफ देखा और धीरे से कहा, जांग सिटी के आसपास फिलहाल जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि हम बाकी वॉर जोन्स पर भी नजर डालें।